और यहाँ से बहुत दूर थे तो पीछे कोई पीछा करने वाला नहीं था। जब वह कार में था तो उसने अपनी बाहों में भरा पर्चा निकाला और पिछली सीट पर रख दिया। उसी समय प्रोफेसर नील ने भी अपने पीछे के लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें चैटर्स से अच्छी चीजें मिली हैं और वे उन्हें तुरंत भेज देंगे। उसी समय तुलनीय प्रोफेसर भी अपने कमरे में लौट आए, लेकिन प्रवेश करने के बाद उन्होंने प्रोफेसर नील को नहीं देखा। पहले तो वह स्तब्ध रह गया और फिर सामान्य हो गया। उसने सोचा कि प्रोफेसर नील जल्दी में है और वापस चला गया। प्रोफेसर नील के बिना, हालांकि प्रयोग धीमा होगा, कोई और पक्ष में नहीं है जो प्रोफेसर से अधिक आरामदायक है। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि स्थिति गलत थी। उनका अपना प्रायोगिक मंच स्पष्ट रूप से पलट दिया गया था। प्रोफेसर नील, जब मैं चला गया तो मैंने उनसे कहा कि मेरी चीजों को मत छूना। उन्होंने खुद कई वर्षों तक प्रयोग किए हैं। क्या आप यह नहीं जानते? कुछ असंतुष्ट प्रोफेसर ने कहा कि तुलना में प्रोफेसर नील के बारे में मेरी धारणा बहुत खराब थी। असहाय प्रोफेसर केवल स्वयं ही सफाई कर सकता है, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसने पाया कि नई सीवेज उपचार उपकरण प्रणाली के बारे में जो पुस्तिका उसने दराज में रखी थी वह गायब थी। शुरुआत में तुलनीय प्रोफेसर ने सोचा कि उन्होंने इसे कहीं रख दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें यह नहीं मिला। उसने पाया कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। वह जल्दी से नील के कमरे में ये पूछने के लिए गया कि क्या उसने इसे ले लिया है। आखिरकार उनके कमरे में यानी प्रोफेसर नील अंदर गए थे। हालांकि आधे दिन तक प्रोफेसर नील का दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। एक प्रोफेसर का व्यवहार अन्य प्रयोगशाला प्रोफेसरों के समान होता है। प्रोफेसर की तुलना में आपको क्या दिक्कत है? मैं प्रोफेसर नील के लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत जरूरी है, पास में किसी ने पूछा। मुझे उससे कुछ जरूरी बात पूछनी है। जैसे ही प्रोफेसर ने दरवाजा खटखटाना जारी रखा, उन्होंने कहा कि उनका चेहरा पहले से ही बदसूरत था। एक प्रोफेसर की तरह दस्तक मत दो। प्रोफेसर नील अंदर नहीं है। मैंने उन्हें पहले बाहर जाते देखा था। इसी समय वह आदमी जिसने दरवाजे पर प्रोफेसर नील का स्वागत किया था आया और बोला, बाहर। कब? प्रोफेसर की हरकत की तुलना में उनका चेहरा भी सफेद पड़ गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनके कुछ अनुमान सच हो सकते हैं। लगभग आधे घंटे पहले मुझे लगता है कि वह जल्दी में था और वह थोड़ा गलत लग रहा था, जैसे कि वह जाने की जल्दी में था। आदमी ने कहा था। लानत है नील, क्या बात है? तुलनीय प्रोफेसर। अन्य लोगों ने भी पाया कि कुछ महत्वपूर्ण घटित होता दिख रहा है। नए सीवेज उपचार उपकरण के बारे में मेरा पैम्फलेट गायब हो गया। इससे पहले केवल नील मेरे कमरे में आया और कहा कि उसने मेरे लिए प्रयोग किया है। मुझे कोई संदेह नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास यह विचार था। लानत है, मैं बहुत लापरवाह हूँ। तुलनीय प्रोफेसर ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? नील एक ऐसा व्यक्ति है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वह आदमी कहाँ गया है। खूब चर्चा हुई। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें प्रोफेसर से तुलना करने की सलाह दी। इससे पहले कि नील चीजें दूसरों को सौंपता, उसने जल्दी फिर से पुनर्गठन किया और तैयार चीजें जल्द से जल्द कंपनी को सौंप दी। जब तक कंपनी पेटेंट के लिए आवेदन कर सकती है और नील के पीछे के लोगों की तुलना में तेजी से उत्पाद तैयार कर सकती है। बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर के चेहरे की तुलना में उन्होंने मंद स्वर में कहा, मुझे डर था कि यह बात लीक हो जाएगी, इसलिए किताब खत्म करने के बाद मैंने पांडुलिपि के कुछ कागजात फेंक दिए जिनमें कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर शामिल थे। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं वे पैरामीटर दोबारा, जब तक आप दोबारा प्रयोग नहीं करते, समय बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सामान्यतया वे उन पांडुलिपियों को रखेंगे। बेशक विशेष परिस्थितियां हैं, उन्हें गोपनीय रखने के लिए वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। परिवार से कहो कि नील को रोकने के लिए किसी को भेजें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इस समय किसी ने उसे बाद में याद दिलाया। कुछ लोगों ने ऐसा किया। हालांकि हर कोई जानता था कि समय इतना लंबा हो गया है। नील को वे चीजें अपने पीछे वाले व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि नील ने यह अकेले किया है, उसके पीछे और भी परिवार होंगे। इस समय पांडे को यह भी खबर मिली कि परिवार की प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण शोध उपलब्धि चोरी हो गई थी और अब इसे उनके परिवार के प्रतिस्पर्धियों को भेजा जा सकता है। इसलिए पांडेज ने प्रोफेसर नील को खोजने और रोकने के लिए तुरंत और लोगों को भेजा जो अंदर और बाहर नचरा था। इस समय प्रोफेसर नील को नहीं पता था कि कोई उनका पीछा करने आया है, लेकिन वह ऐसे दृश्य की कल्पना कर सकते थे। आखिरकार परिणाम उनकी आशा से परे नहीं था। हालांकि जब तक आप इसे अपने पीछे वाले व्यक्ति को देते हैं, आपको जीवन भर दूसरे शहरों में जाने के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। बॉस, आइए हम आपको अंदर ले चलें। आखिरकार नील वहां पहुंच गया जहां वह जाना चाहता था और जब वह पहुंचा तो बाहर दो काले अंगरक्षक इंतजार कर रहे थे। नील ने सिर हिलाया, लेकिन जब उसने दो अंगरक्षकों को देखा तब भी वह डरा हुआ था। आखिरकार वो प्रयोगशाला में महज एक प्रोफेसर थे। उनसे प्रयोग कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। काले कपड़ों में दो बड़े लोगों के सामने वह थोड़ा दोषी था। हालांकि ये सोचकर कि इस बार उसने महान योगदान दिया है, नील ने फिर से अपना सिर उठाया, अपना मूड शांत किया और अंदर चला गया। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि उसकी बाहों में रखा पर्चा बदल गया है, लेकिन वह सिर उठाता रहा, लेकिन उसे वह नहीं मिला। प्रिय नील, मैंने सुना है कि तुम मेरे लिए बच्चा लेकर आए हो। विला के हॉल में बुडापेस्ट नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता है। वह पीटन परिवार के वक्ता है। ये सुनने के बाद कि नील को कुछ अच्छा मिला है, वह व्यक्तिगत रूप से नील से मिलने आया। अब नील को आता देख वह गर्मजोशी से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए नील का स्वागत किया। जब नील ने बुडापेस्ट देखा तो वह भी उत्साहित हो गया। ये शहर के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। अब वह खुद का इंतजार कर रहा है और उसे गर्व महसूस हो रहा है। सब फिक्शन zp.co तेज अपडेट कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 190 क्या आप नहीं है और कौन। हालांकि नील को यह भी पता था कि दूसरे पक्ष ने अपने प्रति ऐसा रवैया क्यों अपनाया और जल्दी से कहा, बॉस मैं यहाँ कुछ लाया हूँ। ये नवीनतम सीवेज उपचार उपकरण प्रणाली है और इसके फायदे हैं।
नील ने बुडापेस्ट को सीवेज उपचार उपकरण प्रणाली के फायदे बताए जो प्रोफेसर द्वारा बताए गए फायदों के बराबर है, और बुडापेस्ट ने सुनते समय सिर हिलाया, जाहिर है इस उपकरण से बहुत संतुष्ट थे। प्रिय नील, तुम मेरे भाग्यशाली जनरल हो। इस बार तुम बेनकाब हो गए होगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी प्रयोगशाला में आ सकते हो और मैं तुम्हें अपनी प्रयोगशाला का महाप्रबंधक बनने दूंगा, बुडापेस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बॉस को और अधिक और बेहतर चीजें बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, प्रोफेसर नील ने उत्साह से कहा। बुडापेस्ट में पीटन परिवार इस शहर में ब्रूस के चेटन परिवार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वे सभी इस शहर के शक्तिशाली परिवार हैं। अब पीटन परिवार प्रयोगशाला पर अधिक से अधिक ध्यान देता है और उसमें अधिक से अधिक निवेश करता है। इसलिए यदि वे प्रयोगशाला के प्रमुख के सिंहासन पर बैठ सकते हैं तो यह निश्चित रूप से यह एक शहर है, शीर्ष लोगों में से एक है। हालांकि प्रोफेसर नील ने शहर के रास्ते में शहर छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन वह बुडापेस्ट के वादे के बिना नहीं जाना चाहते थे और उन्हें पीटन परिवार की सुरक्षा के साथ बदला लेने के लिए चेटन परिवार से डर नहीं था। बुडापेस्ट प्रोफेसर नील के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है, कम से कम साथी तौर पर। दरअसल वह अपने दिल में प्रोफेसर नील से घृणा करता है। यदि वह पैसे के लिए चेटन बेच सकता है तो वह पैसे के लिए अपने परिवार को भी बेच सकता है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता। हालांकि परिवार की प्रयोगशाला अभी नहीं बनी है। उनके पास उपकरण और यंत्रों की कमी नहीं है। उनके पास केवल वरिष्ठ शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों की कमी है, इसलिए वह अब नील को रखना चाहता है। आखिरकार हालांकि उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, उन्हें चेटन परिवार द्वारा प्रयोगशाला में रखने के लिए चुना जा सकता है। वह ताकत होनी चाहिए। हालांकि ऐसा व्यक्ति सबसे पहले साफ किया जाएगा जब उसके परिवार की प्रयोगशाला बड़ी हो जाएगी। तो प्रिय प्रोफेसर नील, क्या आप मुझे पहले वो पैम्फलेट देखने दें? बुडापेस्ट ने उसके सामने रेड वाइन उठाई, मुस्कुराते हुए नील की ओर देखा और थोड़ा कहा। बेशक, यह निश्चित है बॉस, मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसे भूल जाओ, मैं इसे आपके पास ले जाऊंगा, नील ने उसकी बाहों में पहुंचते हुए कहा। हालांकि जल्द ही प्रोफेसर नील के चेहरे पर मुस्कान खत्म हो गई। वो अपने हाथ में पैम्फलेट को देखता रहा और कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रोफेसर नील, आपको क्या हुआ है? कुछ संदेह के साथ बुडापेस्ट से पूछा। बुडापेस्ट के प्रश्न ने प्रोफेसर नील को जगा दिया, लेकिन फिर उनका चेहरा सफेद हो गया। उनके माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा और उनके हाथ कांपने लगे। हालांकि यह अभी भी उनके हाथ में एक पुस्तिका है। यह उनके पहले की पुस्तिका से बिल्कुल अलग है। पूरा कवर अलग है, साइज अलग है, यानी मोटाई बदल गई है। पिछले वाले में बहुत सारा डेटा और चित्र है। प्रोफेसर कैम्बी को इसे सुझाने में काफी समय लगा, इसलिए इसमें कई पन्ने हैं जो बहुत मोटे भी हैं। हमारे सामने वाली किताब बहुत पतली है। प्रोफेसर नील, क्या कुछ गड़बड़ है? बुडापेस्ट ने भी अपने हाथ से गिलास नीचे रख दिया है और उसे एहसास होता है कि कुछ हुआ है। प्रोफेसर नील कुछ नहीं बोले, लेकिन हाथ मिलाया और पुस्तिका खोल दी। इसके बाद उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया। अलग, बिल्कुल अलग। प्रोफेसर नील द्वारा किताब लाने से पहले उन्होंने इसकी सामग्री पढ़ ली थी, इसलिए उन्हें पता था कि पहले कुछ पन्नों में क्या सामग्री थी, लेकिन अब ये किताब पूरी तरह से अलग है। ये देखकर कि प्रोफेसर नील ने उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया और स्तब्ध रह गए, बुडापेस्ट ने अपने आसपास के अंगरक्षक को एक आंख मारी। तभी अंगरक्षक ने आगे आकर प्रोफेसर नील के हाथ से पर्चा छीन लिया, लेकिन प्रोफेसर नील ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। बुडापेस्ट ने कुछ संदेह के साथ पैम्फलेट लिया और फिर उसे देखते हुए उसका चेहरा अचानक बदल गया। नील, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूँ? बुडापेस्ट की आवाज बदल गई है। ये पहले वाला कोमल वाला नहीं, बल्कि ठंडा वाला है। वो नील को बुरी तरह देखता है। जाहिर है अब वो नील से काफी असंतुष्ट है। और नील भी बुडापेस्ट का लुक देखकर हैरान रह गए। उसने कहा, मालिक, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने वास्तव में आपको धोखा नहीं दिया। मैंने उस प्रयोगशाला से नई सीवेज उपचार प्रणाली चुरा ली। आपने जिस सीवेज उपचार प्रणाली का उल्लेख किया है वो ये है। बुडापेस्ट ने अपने हाथ में पैम्फलेट उठाया और फिर उसके सामने मेज पर गिर गया। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, या क्या आपको लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है? ब्रोशर बुडापेस्ट द्वारा खोले गए थे। ब्रोशर में कुछ शब्द थे, हालांकि लिखावट बहुत टेढ़ी मेढ़ी और बेतरतीब थी। ये शांघाई क्षेत्र में स्टील बनाने का एक तरीका है। ये सब सैकड़ों साल पहले की बात है। आप इसे कैसे निकाल सकते हैं और मुझे बेवकूफ बना सकते हैं जब मैं शब्दों को नहीं जानता? बुडापेस्ट का चेहरा उदास और भयंकर था और यह स्पष्ट था कि उसका मूड खराब था। बॉस, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जब मैं इसे बाहर निकालता हूँ तो ये स्पष्ट रूप से सीवेज उपचार उपकरण प्रणाली के बारे में है। मुझे नहीं पता कि यह अब ऐसा कैसे हो गया है, प्रोफेसर नील ने उत्सुकता से समझाया। किसने पूरे रास्ते किताब को छुआ? बुडापेस्ट से पूछा। कोई और नहीं, बस मैं, नील ने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह ऐसा कैसे हुआ। ये पता चला कि यह ऐसा नहीं था। आप अकेले हैं, आप खुद किताब निगलना नहीं चाहेंगे? नील, बुडापेस्ट ने पूछा। तुम्हें बड़ी भूख है? मालिक, मेरे पास यह नहीं है। वास्तव में यह मेरे पास नहीं है। इसे चुराने के बाद मैं इसे मालिक को देना चाहता हूँ। बिना अनुमति के इसे निगलने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? नील के माथे पर पसीना ज्यादा आ रहा है। हालांकि बुडापेस्ट अभी उसके बारे में इतना उत्साहित है। वो जानता है कि उसका बॉस किस तरह का व्यक्ति है। एक बार जब वो उससे कुछ बुरा कर बैठता है तो वो अपने आप को कभी नहीं जाने देगा, इसलिए इस मामले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उसने इसे नहीं लिया। हालांकि बुडापेस्ट स्पष्ट रूप से नील की बातों पर विश्वास नहीं करता है। नील ने खुद कहा था कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को शुरू से अंत तक छुआ। इसके अलावा इसे लेने के बाद वो सीधे यहाँ चले गए। दूसरे लोगों को इसे छूने का मौका नहीं मिला। यह उससे छिपा नहीं था। ये और कौन हो सकता है? बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 191 एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। चलो उसे नीचे ले जाओ और मुझसे एक अच्छा प्रश्न पूछो। वो उस चीज को कहाँ छिपा रहा है? चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए, बस उसे बात करने दो। बुडापेस्ट ने आदेश दिया कि इस समय शुरुआत में उसके मन में नील के लिए कोई सराहना और सम्मान नहीं था।
और वो उसे अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं करने देगा। वो तो बस उस चीज को अभी पाना चाहता था। जब दो बॉडीगार्ड नील के पास आए तो नील पूरी तरह डर गए। वो नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष उससे निपटने के लिए क्या करेगा। हालांकि वो एक वैज्ञानिक शोधकर्ता थे और इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। बॉस, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो चीज कहाँ गई। बॉस, आप इसे जाने दे सकते हैं। मैं आपके लिए चीजें चुराने के लिए अन्य प्रयोगशालाओं में जाऊंगा, नील ने घुटने टिक कर कहा। आप बेनकाब हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि कोई अन्य प्रयोगशालाएं होंगी जो आपको अंदर ले जाने की हिम्मत करेगी? आज पूरा शहर आपके व्यवहार को जान जाएगा। कोई भी उस चोर को नहीं ले जाएगा जो अंदर खाना और बाहर खाना पसंद करता है। बुडापेस्ट ने कहा निर्दयता से, इसलिए मैं आपको इसे अपनी पहल पर देने की सलाह देता हूँ। इस मामले में शायद मैं आपको अपनी प्रयोगशाला में जाने देने पर विचार करूंगा। पहले उन्हें प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में आने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उन्हें केवल आने के लिए ही माना जाता है। अंतर बहुत स्पष्ट है। हालांकि नील जानता है कि वो यहाँ तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकता। बॉस, मैंने सच में वो बात नहीं छिपाई। मैंने सच में नहीं छिपाई, नील ने कहा। बिना दंड के टोस्ट, इसे नीचे ले जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो। बुडापेस्ट ने भी नील के साथ बातचीत जारी रखने का अधिकार खो दिया और सीधे लोगों को उसे नीचे ले जाने दिया। बॉस, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने वो पैम्फलेट नहीं चुराया। नील को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया, लेकिन वो चिल्लाता रहा। हालांकि उसकी पहचान बुडापेस्ट में उसके रूप में की गई है, इसलिए उसके चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप किसी को चैटन में ये पता लगाने के लिए भेजिए कि क्या उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कुछ खो दिया है। नील को बाहर निकालने के बाद बुडापेस्ट ने उसके बगल में एक नौकरानी जैसे आदमी से कहा कि उसे संदेह है कि नील ने कुछ भी चोरी नहीं किया है, इसलिए वो पहले ये सुनिश्चित करना चाहता था। हाँ, आदमी को कहना चाहिए, फिर पीछे मुड़ना चाहिए और चला जाना चाहिए, जाहिर तौर पर व्यवस्था करने के लिए। और दूसरी तरफ हुआंग फेंग और अन्य लोग अंततः कंपनी में पहुंचे। इसके बाद सभी विलीन हो गए। उनमें से ज्यादातर सीधे वापस चले गए। हुआंग फेंग जैसे कुछ ही लोग कैंटीन गए। जैसे ही हुआंग फेंग कुछ कदम चले, उन्हें सुयुमो से एक संदेश मिला। आराम पर ध्यान दें और ज्यादा थके नहीं। दोपहर में कार्मिक आपसे नए अनुबंध के बारे में बात करेंगे। पिछली बार उन्होंने आपसे वादा किया था कि वे आपका वेतन बढ़ाएंगे। हुआंग फेंग पाठ संदेश को देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। अगर सैलरी बढ़ भी गई तो ऐसा लगता है कि अब उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि शायद यही कंपनी का नियम है। यदि वेतन बदलता है तो उसे तुरंत एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। हुआंग फेंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वेतन वृद्धि पाना अच्छा है। सुयुमो ने पहले भी एक बार इसे लात मारी थी, लेकिन यह ज्यादातर एक मजाक था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक साधारण सुरक्षा गार्ड से मैनेजर बन गया। हालांकि हुआंग फेंग ने पहले लंबे समय तक यहाँ काम करने की योजना नहीं बनाई थी। कम से कम अब उन्होंने छोड़ने के बारे में नहीं सोचा है, इसलिए उन्हें नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर कोई आपत्ति नहीं है, या यहाँ तक कि इसका स्वागत भी नहीं है। आखिर वेतन तो बढ़ा ही दिया गया। हुआंग फेंग, जो अच्छे मूड में है, डिनर पर जाते हैं। उसी समय जी मिंगजियाओ, जो सुयुमो से अलग हो गई है, झांग यून को ढूंढती है, जो दोपहर में हुआंग फेंग के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, और उससे फुसफुसाता है। हालांकि वो नहीं जानती कि जी मिंगजियाओ क्या कर रही है। आखिरकार वो उसकी बॉस है। स्वाभाविक रूप से वो ज्यादा कुछ नहीं पूछती, इसलिए वो सहमत हो जाती है। नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण हुआंग फेंग रात के खाने के तुरंत बाद नहीं निकले, बल्कि कार्यालय में इंतजार करते रहे। निश्चित रूप से उन्हें मानव संसाधन झांग यून से फोन आया और उन्हें वहां जाने के लिए कहा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि, महाप्रबंधक बनना, ईओ का पद लेना और बाई फुमेई से शादी करना जीवन के शिखर पर जाने की लय है, मेरे दोस्त, हुआंग फेंग ने गर्व से सोचा। मैनेजर हुआंग, आप यहाँ हैं, देख लीजिए। ये कंपनी द्वारा आपके लिए तैयार किया गया एक नया अनुबंध है। यदि कोई समस्या नहीं है तो आप अपने नाम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। झांग यून हमेशा की तरह अभी भी हुआंग फेंग के प्रति विनम्र है। हुआंग फेंग को आते देख वो भी सक्रिय रूप से उसका स्वागत करती है। हालांकि वो हुआंग फेंग को अजीब नजरों से देखती है, लेकिन हुआंग फेंग को पता नहीं चलता। हालांकि यह ज्ञात है कि नए अनुबंध पर सुयुमो का वर्चस्व है, कंपनी को खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। हालांकि हुआंग फेंग ने इस पर नजर डाली। बेशक उन्होंने मुख्य रूप से भविष्य में अपने वेतन को देखा और पाया कि वेतन वास्तव में बहुत बढ़ गया था, जो कि वर्तमान वेतन का 3 गुना है, या इससे भी अधिक। यहाँ तक कि पूर्व प्रबंधक लियू का वर्तमान वेतन भी बहुत अधिक नहीं हो सकता है। युमो अभी भी मेरा ख्याल रखता है, हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि कुछ भी गलत है। यद्यपि उनका वेतन अधिक था, परंतु बहुत अधिक नहीं था। जहां तक अन्य पहलुओं की बात है, उन्होंने भी चारों ओर देखा और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। फिर उन्होंने खुशी से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और इसे झांग यून को सौंप दिया। हुआंग फेंग को अपने नाम पर हस्ताक्षर करते देखकर झांग यून का चेहरा और अधिक अजीब हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है मैनेजर हुआंग, अगर इसमें कोई संदेह नहीं है तो आप पहले जा सकते हैं। यह अनुबंध महाप्रबंधक के हस्ताक्षर करने के बाद प्रभावी होगा, झांग यून ने कहा। हालांकि झांग यून महाप्रबंधक के बारे में बात कर रहे हैं, न कि उप महाप्रबंधक के बारे में, इसलिए इस अनुबंध पर जी मिंगजियाओ ने हस्ताक्षर किए हैं, सुयुमो ने नहीं। लेकिन हुआंग फेंग ने इसे नहीं सुना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निर्देशक झांग, मैं पहले जाऊंगा, हुआंग फेंग खड़े हुए और कहा। झांग यून ने हुआंग फेंग को बाहर भेजा और इसके तुरंत बाद जी मिंगजियाओ की आकृति सामने आए। उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या उसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं? जी मिंगजियाओ ने उत्सुकता से पूछा। हस्ताक्षरित, झांग यून ने कहा। फिर वो जी मिंगजियाओ को कार्यालय में ले गया और हुआंग फेंग का अनुबंध जी मिंगजियाओ को सौंप दिया। हुआंग फेंग का नाम देखकर जी मिंगजियाओ मुस्कुराई और खुद से कहा, मैं देखती हूँ कि तुम मेरी हथेली से कैसे बच सकती हो। फिर दूसरी ओर झांग यून की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें जो तैयार करने के लिए कहा था, क्या तुम तैयार हो? तैयार। झांग यून ने अपने दराज से एक और अनुबंध निकाला और इसे जी मिंगजियाओ को सौंप दिया।
जी मिंगजियाओ ने अनुबंध पर कब्जा कर लिया और फिर उस कागज को ले लिया जिस पर हुआंग फेंग ने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए थे। इसे मूल अनुबंध से हटा दिया और इसे अभी निकाले गए अनुबंध में डाल दिया। दोनों अनुबंध विशेष रूप से जी मिंगजियाओ द्वारा झांग यून को दिए गए थे ताकि उन्हें बिना किसी अंतर के मूल रूप से जोड़ा जा सके। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 192 पेंडेंट। राष्ट्रपति जी, क्या ये किया जाएगा? क्या ये थोड़ा बुरा होगा? झांग यून ने धीमी आवाज में कहा। क्या गलत है? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, जी मिंगजियाओ ने अनुबंध को बाध्य करते हुए लापरवाही से कहा। झांग यूनो चुप है। वो नहीं जानती कि जी मिंगजियाओ क्या सोचती है। बाद में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला उसमें सैलरी में कोई अंतर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उम्र और मुआवजे के मामले में एक बड़ी सीमा है। ये कहा जा सकता है कि यदि हुआंग फेंग इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो हुआंग फेंग अपनी मर्जी से कंपनी नहीं छोड़ेंगे जब तक कंपनी अपनी पहल पर उसे बर्खास्त नहीं करती, अन्यथा इससे उसे बहुत नुकसान होगा। हुआंग फेंग भी लापरवाह है। उसने घोड़े की दरार पर अपना नाम हस्ताक्षर नहीं किया। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो इसका कोई खास असर नहीं हुआ। जी मिंगजियाओ ने स्पष्ट कर दिया कि वो उसे हर समय कंपनी में रखना चाहती थी। क्या राष्ट्रपति शी के पास हुआंग फेंग के बारे में कोई विशेष विचार है और वे नहीं चाहते कि वो चले जाए? झांग यून ने इसके बारे में सोचा, लेकिन अब जी मिंगजियाओ की अभिव्यक्ति को देखकर उसने सोचा कि यह असंभव था। ये हुआंग फेंग के दुर्भाग्य और ग्लानि को देखने जैसा था। ठीक है, अनुबंध दाखिल करो। जी मिंगजियाओ ने अनुबंध के पीछे अपने नाम पर हस्ताक्षर किए और इसे झांग यूनडाओ को सौंप दिया। झांग यून ने कार्यभार संभाला और जी मिंगजियाओ अपना काम पूरा करने के बाद जाने के लिए तैयार है। हालांकि जब वो चली जाती है तो उसे अचानक कुछ याद आता है। ओह, वैसे मैं अनुबंध को संशोधित कर रही हूँ। बहन यूमो से बात मत करो। क्या आप जानते हैं, बेशक ये किसी और से नहीं कहा जा सकता है। मैं समझ गया, धन्यवाद। झांग यून ने कहा कि यह मामला बाहरी लोगों को नहीं पता होना चाहिए। जी मिंगजियाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। आखिरकार हुआंग फेंग को बहन यूमो द्वारा महत्व दिया गया था। अगर उसने खुद को हुआंग फेंग को डूबने दिया तो वो खुश नहीं होगी। इस समय हुआंग फेंग को नहीं पता था कि उसकी गणना की गई थी। जी मिंगजियाओ उससे बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। कंपनी के हुआंग फेंग के अलावा वो तुरंत वापस नहीं गए। इसके बजाय वो उस आभूषण की दुकान पर गए जहां वो पिछली बार गया था। कुछ तो करना था। हुआंग फेंग फिर से झो वुफू ज्वेलरी स्टोर में आए। उनकी सोने की पहली बाल्टी यही प्राप्त हुई है, अन्यथा उसके पास अपना घर बदलने के लिए पैसे नहीं है। हालांकि वो अभी भी इसे किराए पर देता है। स्वागत अब भी उतना ही गर्मजोशी भरा है जितना पहले था। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं मैनेजर लियू से मिलने आया था। मैंने पहले ही उनके साथ अपॉइंटमेंट ले लिया था। मेरा नाम हुआंग फेंग है। ये श्री हुआंग थे। प्रबंधक लियू ने कहा कि यदि आप आए तो मैं आपको उनके कार्यालय में ले चलूं। ये स्पष्ट था कि मिस यिंगबिन को लियू डेमाओ द्वारा निर्देश दिया गया था। हुआंग फेंग का नाम सुनकर उसने अपनी पहल पर कहा। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, फिर सुंदरता को रास्ता दिखाने के लिए परेशान करें। वास्तव में हुआंग फेंग एक बार लियू के कार्यालय में गया है और जानता है कि वो कहाँ है। हालांकि ये स्पष्ट है कि अन्य लोग उसे यहाँ घुसपैठ नहीं करने देंगे, इसलिए किसी को उसे ले जाना होगा। लियू के कार्यालय में हुआंग फेंग ने प्रबंधक को फिर से देखा। मिस्टर हुआंग, आप यहाँ हैं। हुआंग फेंग को देखकर लियू ने उत्साह से कहा। हालांकि वो जानता था कि हुआंग फेंग यहाँ चीजें खरीदने या बेचने के लिए नहीं आया था, फिर भी लियू हुआंग फेंग के बारे में बहुत उत्साहित था। हुआंग ने सोचा, यह इस स्टोर का प्रबंधक बनने के योग्य है। लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना वास्तव में आरामदायक है। प्रबंधक लियू, मैं आज चीजें लेने के लिए यहाँ हूँ, हुआंग फेंग ने कहा। चीजें आपके लिए लंबे समय से तैयार की गई हैं और आप उन्हें लेने का इंतजार कर रहे हैं, लियू ने कहा। फिर एक आभूषण बॉक्स हुआंग फेंग की ओर बढ़ाया और कहा, देखो ये कैसा रहेगा। हुआंग फेंग बॉक्स उठाता है और उसे खोलता है। इसमें एक नाइट पल पेंडेंट है। ये रात्रि मोती हुआंग फेंग से पहले बचा हुआ मोती है। उसके पास कुल मिलाकर 2 है। एक बिक जाता है और दूसरा यही छूट जाता है। कृपया प्रबंधक लियू से पेंडेंट बनाने में मदद करने के लिए कहें। आज पेंडेंट अंततः समाप्त हो गया है। हुआंग फेंग ने पेंडेंट निकाला। ज्वेलरी स्टोर द्वारा तराशने के बाद पूरा पेंडेंट और भी खूबसूरत हो जाता है। रात्रि मोती के चारों ओर वो एक सहायक वस्तु बनाता है और फिर कुछ टूटे हुए हीरे जड़ता है। यहाँ तक कि जब हुआंग फेंग इसे पहली नजर में देखता है तो उसे भी अद्भुत लगता है। मैं इस पेंडेंट से संतुष्ट हूँ। हुआंग फेंग ने बैठक देखने के बाद पेंडेंट हटा दिया। इस सप्ताह वुफू ज्वेलरी स्टोर आखिरकार एक पुराना ब्रांड है। इसमें कारीगर बहुत अच्छा है, अन्यथा शुरुआत में हुआंग फेंग ने यहाँ नक्काशी के बारे में नहीं सोचा होगा। श्री हुआंग संतुष्ट है, लियू डीमाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में वो शुरुआत में हुआंग फेंग के असंतोष से डरते नहीं थे। उसे अपनी दुकान के मालिक पर पूरा भरोसा था। मैनुअल शुल्क कितना है? मैं आपको पैसे हस्तांतरित कर दूंगा, हुआंग फेंग ने कहा। कौन जानता है कि प्रबंधक लियू ने हाथ हिलाया और कहा, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। इस बार हम श्री हुआंग से शुल्क नहीं लेंगे। हमें दोस्त बनाना चाहिए। यदि श्री हुआंग का भविष्य में कोई व्यवसाय है तो कृपया ध्यान रखें हम। वो एक अच्छा विचार है, हुआंग फेंग ने कुछ घबराहट में कहा कि वो लियू डेमाओ से परिचित नहीं है और उसका इरादा पैसे न देने का नहीं था। ये कुछ भी नहीं है, इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। लियू ने कहा कि जब उन्होंने यहाँ हाथ बदले तो वे पिछली रात के मोती से बहुत पैसा कमा सकते थे, इसलिए उन्हें हुआंग फेंग के पेंडेंट के प्रसंस्करण की परवाह नहीं थी। लियू डेमाओ को बार बार आग्रह करते देखकर हुआंग फेंग ने यह नहीं कहा कि वो और अधिक भुगतान करना चाहता है। हालांकि उन्होंने लियू डेमाओ को अपने दिल में पहचान लिया। हालांकि वो अभी भी उससे परिचित नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करना स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात है। यदि वो भविष्य में किसी अन्य स्थान से कुछ आभूषण प्राप्त कर सकता है तो इस विचार से निपटने के लिए उसे देना भी अच्छा है। वास्तव में लियू को हुआंग फेंग से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने विनम्र शब्दों में कहा, उन्हें हुआंग फेंग से कोई अच्छे आभूषण मिलने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उन चीजों को पाना आसान नहीं है। एक और अनौपचारिक बातचीत के बाद हुआंग फेंग चला गया।
प्रबंधक के रूप में लियू डेमाओ को अभी भी हर दिन बहुत कुछ करना है, इसलिए दूसरों को बहुत लंबे समय तक विलंबित करना आसान नहीं है। जूली स्टोर छोड़ने के बाद हुआंग फैंग ने पेंडेंट को स्टोरेज बॉक्स में रख दिया। वो इसे सुयुमो को देने जा रहा था। पिछली बार उसने उसके द्वारा दिए गए कपड़े, घड़ियां और अन्य चीजें स्वीकार कर ली। हालांकि उसने उन्हें बाहर नहीं भेजा, उसने उन्हें दे दिया। लेकिन आखिरकार वे मूल्यवान थे और वे सभी नए थे। हुआंग फैंग के पास उस समय वापस देने के लिए कुछ भी नहीं था। पिछले हफ्ते जब मैं नाइट पर्ल बेच रहा था, मैंने अचानक सोचा कि मैं बाकी रकम उसे दे सकता हूँ। हालांकि नाइट पर्ल बहुत सारे पैसे में बिका। हुआंग फैंग ने इसे सुयुमो को भी दे दिया। सबसे पहले उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। दूसरा, अब उनके पास पैसों की भी कमी नहीं है। वैसे भी जगह बदल गई है और उनका काम स्थिर हो गया है। कुछ ही समय में उनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी नहीं होने वाली है। बेशक हुआंग फैंग यही सोचते हैं। दरअसल वो गरीबों के हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 193, बस इस पर हस्ताक्षर करें। आभूषण की दुकान छोड़ने के बाद हुआंग फैंग ने सुयुमो को बुलाया। हेलो यूमो, क्या आपके पास रात को समय है? कनेक्ट होने से पहले कुछ बार फोन की घंटी नहीं बजी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सुयुमो से पूछा। मैं आपको रात्रिभोज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। पिछली बार मुझे इतना कुछ देने के लिए धन्यवाद, हुआंग फैंग ने सीधे कहा। सुयुमो ने लाल चेहरे के साथ कहा, तुम्हें क्या दूं? मैं इसे अपने दोस्त को देने जा रहा हूँ। वो विदेश चला गया है। मैं इसे फेंकना नहीं चाहता। इसके बारे में मत सोचो। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे लिए खरीदा गया था, लेकिन आखिरकार मुझे यह मिल गया। मुझे आपसे बहुत सारी चीजें मिली हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ रात के खाने के लिए। दरअसल उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह सही है। सुयुमो को नहीं पता कि वो इसके बारे में कैसे सोचती है। हुआंग फैंग को रात के खाने पर आमंत्रित करते हुए सुनकर वो स्वाभाविक रूप से ऐसा करना चाहती है। वो बस इस बात से डरती है कि उसने जो वादा किया था वो बहुत खुश है। ऐसा लगता है कि यह अच्छा नहीं है। ये हुआंग फैंग को और अधिक सोचने पर मजबूर करता है। मुझे बॉस को रिश्वत देने का मौका दो, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी ईमानदारी की खातिर मैं अनिच्छापूर्वक सहमत हो जाऊंगा, अतः सुभाषा में कहना कठिन है। ठीक है, धन्यवाद श्री सु, हुआंग फैंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वे अब दोस्त की तरह हैं, खासकर जब वे काम नहीं कर रहे हों। हुआंग फैंग के फोन को लटकाने के बाद सुयुमो का चेहरा और अधिक गर्म हो गया। जब हुआंग फैंग ने सुयुमो को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि वो नहीं जानता था कि यह पहली बार था जब सुयुमो ने विपरीत लिंग के साथ अकेले भोजन करने का वादा किया था। पहले उसे भोजन करने या फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया जाता था। हालांकि वो हर समय मना करती थी, लेकिन जब वो यहाँ थी तो वो मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन वादा करना चाहती थी या नहीं। वैसे भी शुरू से आखिर तक वो मना भी नहीं करना चाहती थी। क्या ये कोई तारीख है? सुभाषा के मन में झाग मूक विचार का, जितना अधिक सोचो उतना अधिक लाल चेहरा। इस समय कार्यालय का दरवाजा अचानक खुला और सुयुमो, जो बकवास सोच रही थी, चौंक गई। जब उसने देखा कि जी मिंगजियाओ आ रहा है तो उसने गुस्से में कहा, आप दरवाजा खटखटाकर दोबारा अंदर नहीं आ सकते, ये भयावह है। क्या मैं हर बार ऐसा नहीं करता? और क्या अब दिन का उजाला है? जी मिंगजियाओ ने कुछ संदेह के साथ कहा। सुयुमो को लगा कि वो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह रहा है, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया और कहा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? शाम को साथ में खाना। वो औरत राजधानी से आई है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ के आधे मकान मालिक हैं? हालांकि वो हमें पसंद नहीं है, फिर भी अगर हम उसे खाने पर नहीं बुलाते तो हम कह सकते हैं कि हम हमारी पीठ पीछे कंजूस है। जी मिंगजियाओ बैठ गए और कहा। सुयुमो को याद आया कि टैंग मिक्सू आया है। हालांकि वो और जी मिंगजियाओ मिलते ही एक दूसरे से जुड़ना पसंद करते हैं, लेकिन उनके बीच भी दोस्तों जैसी दोस्ती है। आखिरकार वे एक साथ बड़े हुए, इसलिए जब टैंग मुक्सू जियांगजू आए तो जी मिंगजियाओ और उसे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। हालांकि सुयुमो ने सोचा कि वो सिर्फ हुआंग फैंग के लिए सहमत हुई थी और वो अपने दिल में नियुक्ति की उम्मीद कर रही थी, इसलिए वो जी मिंगजियाओ और तांग मिक्सू के साथ खाना नहीं चाहती थी। मिंगजियाओ, मुझे शाम को कुछ करना है। म्यूजू के साथ खाना खाने जाओ। पाप में मेरी मदद करो, मैं उसे कल फिर से आमंत्रित करूंगा, सुयुमो ने कहा। क्या तुमने रात को खाना खाया? जी मिंगजियाओ ने पूछा। कुआ, सुयुमो में कोई निषेध नहीं है, पुरुषों महिलाओं। जी मिंगजियाओ का दिल गपशप से भरा था। हमें यह जानना होगा कि सुयुमो आमतौर पर उसके साथ खाना खाती है। इसके अलावा मैंने हाल ही में कंपनी में किसी भी सामाजिक गतिविधि के बारे में नहीं सुना है। सामाजिक गतिविधियां होती भी हैं तो जनसंपर्क विभाग के लोग भी होते हैं, फिर सुयुमो का रात्रिभोज निजी होना चाहिए। आप ये क्यों पूछते हैं? सुयुमो ने बेचैनी से कहा कि जी मिंगजियाओ के सामने वो हमेशा खुद को अपनी बड़ी बहन मानती थी, लेकिन इस मामले में वह शर्मिंदा थी। ओह, जब जी मिंगजियाओ ने सुयुमो का जादू देखा तो उसने कई शब्दांश निकाले। पुरुष, बस खूब बातें करो, यह एक आदमी है। ठीक है, सुयुमो ने कहा। नहीं बहन यूमो, मैंने तुम्हें और उस आदमी को पहले कभी एक साथ खाना खाते हुए बाहर जाते नहीं देखा। क्या सचमुच वही आदमी है जिसने पहले तुम्हें फोन पर यूमो कहा था? जी मिंगजियाओ ने सुयुमो के साथ अपने दिनों के बारे में सोचा, लेकिन उसने एक आदमी को फोन पर उसे यूमो कहते हुए सुना। इसके अलावा यूमो नाराज नहीं था। इतनी चिंता मत करो, म्यूजू के खिलाफ अपराध करने में मेरी मदद करो, सुयुमो ने कहा। बहन यूमो, मुझे बताओ वो आदमी कैसा दिखता है? सुंदर है या नहीं? और वो क्या करता है? क्या वह अच्छा है? सुयुमो ये कहना नहीं चाहती, लेकिन जी मिंगजियाओ वास्तव में जानना चाहती है। मूलतः स्त्री का मन चुगली करने का होता है। इसके अलावा ये उसके आसपास बहन यूमो के साथ भी हुआ। जी मिंगजियाओ की रुचि और भी अधिक है। झूठ मत बोलो, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं, सुयुमो ने कहा। मैंने यह नहीं कहा कि आप साधारण दोस्त नहीं हैं, बहन यूमो। क्या आप अपने लिए नहीं लड़ रही हैं? आप आमतौर पर बहुत होशियार हैं। आप इस मामले में थोड़ा धीमा कैसे महसूस कर सकती हैं?
जी मिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, है ये प्रेम में डूबी महान महिला है जिसका आईक्यू नकारात्मक है। सु यूमो का चेहरा थोड़ा अप्राकृतिक है। उसने तो बस गलत बात कह दी। उसने ये भी पाया कि वो इस मामले पर प्रतिक्रिया देने में थोड़ी धीमी थी, इसलिए उसने अब और कुछ नहीं कहा। जी मिंगजियाओ से पूछने दो, वो कुछ नहीं कहेगी। सु यूमो को देखकर जी मिंगजियाओ बोलने के लिए तैयार नहीं है और वो दोबारा नहीं पूछेगी। वैसे भी उसे बाद में पता चलेगा। बहन यूमो, यदि आप वास्तव में प्रेमी के बारे में बात करती हैं, तो आपको पहले मुझे बताना होगा। मैं आपकी जांच करूंगी। अच्छा ऐसा है। सु यूमो ने कहा कि इस पर पहले उन दोनों ने सहमति जताई थी। हालांकि वो अब प्यार में नहीं है, इसलिए जी मिंगजियाओ को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अन्यथा जो लड़की मौज मस्ती में शामिल होना पसंद करती है, वो निश्चित रूप से कुछ असाधारण करेगी। जी मिंगजियाओ संतुष्ट थी, लेकिन उसने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। वैसे बहन यूमो, हुआन फैंग के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या आप देखना चाहेंगी? हालांकि यह उसके मुंह में कहा गया है। जी मिंगजियाओ निश्चित रूप से नहीं चाहती कि सु यूमो इसे देखे, लेकिन सु यूमो द्वारा हुआन फैंग को किसने बढ़ावा दिया, अब उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी रात के खाने के बारे में बात हो रही थी। अब जी मिंगजियाओ ने अचानक हुआन फैंग के नाम का उल्लेख किया। सु यूमो हैरान है। हालांकि ये देखते हुए कि जी मिंगजियाओ कुछ अलग नहीं है, वो जानता है कि यह सिर्फ एक सहयोग है। दूसरे पक्ष को कुछ नजर नहीं आता। मैं अनुबंध नहीं पढ़ूंगा, बस इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। अनुबंध का विवरण उसके द्वारा बनाया गया था, इसलिए अब इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस इस पर हस्ताक्षर कर दो। सु यूमो नहीं दिखती और जी मिंगजियाओ को राहत मिली है। फिर वो उन्हीं शब्दों को अर्थपूर्ण ढंग से कहती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 194 जीवान स्ट्रीट। सीवेज उपचार प्रणाली। यह मैनुअल एक प्रोफेसर के तुलनीय है। वर्षों के शोध और परीक्षण के बाद इसे सुलझाया और प्राप्त किया जाता है। इसमें नए सीवेज उपचार उपकरण के डिजाइन से संबंधित चित्र और डेटा का एक सेट शामिल है, जो कि है बड़ा मूल्यवान। रात में सु यूमो के साथ डिनर करने के बाद हुआन फैंग सीधे वापस चले गए। जब वो घर पहुंचा और भंडारण बॉक्स में देखा, तो उसे एक नई चीज मिली। सीवेज उपचार उपकरण, यह क्या है? हुआन फैंग ने पैम्फलेट को देखा और बड़बड़ाया कि हालांकि यह एक पैम्फलेट था, लेकिन इसकी मोटाई पतली नहीं थी। इससे हुआन फैंग को वो विधि भी याद आ गई जो उन्होंने स्टोरेज बॉक्स में रखी थी, जिसे उन्होंने शांघाई में स्टील बनाने के बारे में इंटरनेट से कॉपी किया था। इसे एक पैम्फलेट में भी कॉपी किया गया था, जो उसके हाथ में मौजूद पैम्फलेट से बहुत पतला था। वास्तव में हुआन फैंग ने उससे कहीं अधिक किया। उन्होंने न केवल शांघाई की स्टील बनाने की विधि की नकल की, बल्कि कुछ सरल शराब बनाने के फॉर्मूले, कुछ वायु शोधक आदि की भी नकल की। जब तक वो इंटरनेट पर चीजें ढूंढ सकता है, उसने हाल ही में उनमें से बहुत सी चीजों की नकल की है। इंटरनेट पर फैली ये चीजें, जो किसी को भी मिल सकती हैं, जाहिर तौर पर अच्छी चीजें नहीं है। हालांकि हुआन फैंग को कोई परवाह नहीं है। जब तक उसके पास ये चीजें हैं, ये सभी उसके चारा हैं। इन चीजों से उसे अन्य स्थानों में बेहतर चीजों को बदलने का मौका मिलेगा। बेशक हर उपयोगी चीज को बदलना संभव है, जैसे कि पिछली बार उसे मिली कुदाल। हालांकि अगर उसे कुछ चीजें मिल भी जाती हैं, तो वो बेकार है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज ये स्पष्ट है कि इस भंडारण बॉक्स ने उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज का स्थान ले लिया है। इसके अलावा इस ब्रोशर में सभी शब्द अंग्रेजी में हैं। हालांकि हुआन फैंग उन सभी को नहीं पहचान सकता, लेकिन वो उनमें से कुछ को भी जानता है, इसलिए उन्हें यकीन है कि ये शब्द अंग्रेजी में है। और भंडारण बॉक्स का मूल्य असाधारण है, इसलिए भले ही हुआन फैंग ने सभी शब्दों को नहीं पहचाना, वो जानता था कि यह एक अच्छी बात थी। कम से कम जो उसने डाला था उससे बेहतर था। इस पुस्तिका के साथ हुआन फैंग ने यह सोचना शुरू किया कि उससे पैसा कैसे कमाया जाए। इस पुस्तिका को बेचना सबसे आसान तरीका है। मेरा मानना है कि इससे अच्छी खासी आय होगी। हालांकि यह एक बार का व्यवसाय है, जो लागत प्रभावी नहीं है। यदि आप वास्तव में इससे बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इसे स्वयं बनाना होगा और इसे स्वयं ही बेचना होगा। हालांकि इसे स्वयं बनाना और स्वयं बेचना आसान नहीं है। सबसे पहले उसके पास पर्याप्त स्टार्टअप फंड होना चाहिए, और फिर उसे अनुमोदन के लिए उत्पादित सामान दूसरों को बेचने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा हुआन फैंग को नहीं पता कि उत्पादन आवश्यकताएं क्या है। यदि आवश्यकताएं बहुत अधिक है, तो उसके पास उत्पादन करने की क्षमता ही नहीं है। ये सोचकर हुआन फैंग ने अपने मोबाइल फोन पर एक अनुवाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इन सभी का अंग्रेजी अनुवाद किया। हालांकि इसमें कुछ पेशेवर शब्द शामिल हैं। इसका अनुवाद उतना सटीक नहीं हो सकता है, लेकिन वो सामान्य बातें देख सकता है। इसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद हुआन फैंग की आंखें उज्ज्वल हो जाएंगी। ये बिल्कुल अच्छी बात है। औद्योगिकरण के लोकप्रिय होने के साथ कई कारखाने सीवेज उपचार में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। गुप्त रूप से मलमूत्र प्रवाहित करना कोई असामान्य बात नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि सीवेज उपचार उपकरण की कीमत बहुत अधिक है। कई कारखाने इसे खरीदने या उपयोग करने के इच्छुक नहीं है। और यह ब्रोशर क्या कहता है? अगर यह सच है, तो ये पूरे सीवेज उपचार उद्योग के लिए एक बड़ा सुधार है। लागत कम हो गई है, प्रक्रिया सरल हो गई है और यहाँ तक कि फर्श क्षेत्र भी कम हो गया है। जब तक ऐसी चीजों का उत्पादन किया जा सकता है, तब तक खरीदारों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हुआन फैंग ने दूसरों को बेचने की योजना नहीं बनाई। यह एक ऐसा मुर्गा है जो अंडे दे सकता है। खुद को बेचना बहुत बुरा है। हालांकि इसे स्वयं निर्मित करना इतना आसान नहीं है। हालांकि उत्पादन लाइन के लिए इन उपकरणों की आवश्यकताएं अधिक नहीं है। हुआन फैंग के पास स्टार्टअप फंड की भी आवश्यकता है। स्टार्टअप फंड के बिना सब कुछ शून्य है। इससे पहले उन्हें लगता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे से गरीब नहीं है। अब हुआन फैंग को एहसास हुआ कि वो पैसे में गरीब था और पैसे में गरीब था। हालांकि पिछली रात की मोती की बिक्री में थोड़ा पैसा आया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। उसे अधिक पैसा कमाने का रास्ता खोजना था। फिर हुआन फैंग ने भंडारण बॉक्स से मिली सभी चीजों को बाहर निकाला और उसी चीज को देखा, ये देखने के लिए कि वो पैसे कमाने के लिए क्या बेच सकता है। ऐसी बहुत सी अच्छी चीजें नहीं हैं जो भंडारण बॉक्स के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो वास्तव में पैसे बेच सके। शेष मोती के लिए वो इसे सु यूमो को देने के लिए तैयार है, और यदि वो नहीं भी देता है, तो भी यह बेकार है।
बाकी जैद बुद्धा और पेंटिंग थोड़े से पैसे में बिक सकती हैं। जैद बुद्धा उनकी खेती में बहुत मददगार है। हुआन फैंग उन्हें बेचने के बजाय कुछ समय और इंतजार करना पसंद करेंगे। फिर जो कुछ बचता है वो पेंटिंग है। हुआन फैंग को पेंटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनके पास ये तय करने का कोई तरीका नहीं है कि यह अच्छी है या नहीं। ये सोचकर हुआन फैंग ने पेंटिंग को अकेले बाहर निकाला और फिर अन्य चीजों को भंडारण बॉक्स में रख दिया। वो बाहर जाकर पेंटिंग बेचने के लिए तैयार था। जियान स्ट्रीट जियांगजू में एक प्रसिद्ध प्राचीन सड़क है। हालांकि हुआन फैंग पहले कभी वहां नहीं गया था, उसने भी इसका नाम सुना है। आज वो सुलेख और पेंटिंग बेचना चाहता है। स्वाभाविक रूप से वो पहले वहीं जाना चाहता है। जियान स्ट्रीट पर टैक्सी लेने से पहले मैंने बहुत शोर सुना है। जब मैं सड़क में प्रवेश करता हूँ तो मैंने सड़क के दोनों ओर बहुत सारी दुकानें देखी। हालांकि हुआन फैंग को पता है कि ऐसी कोई अच्छी चीजें नहीं है जिन्हें यहाँ बाहर तालों में बेचा जा सके। सड़क के किनारे दुकानों की दो लंबी कतारें हैं जिनमें से सभी प्राचीन वस्तुएं बेचती हैं। बेशक ऐसे नकली उत्पाद भी मौजूद हैं जो आपकी आंखों की रोशनी का परीक्षण करेंगे। स्वाभाविक रूप से इन दुकानों में प्राचीन वस्तुएं बेचने वाले भी हैं और प्राचीन वस्तुएं खरीदने वाले भी हैं। हुआन फैंग का गंतव्य ये स्टोर है। अरे छोटे भाई, आओ और मेरे नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन को देखो। यह अभी कियानलोक काल में खोजा गया है। आप देख सकते हैं कि सतह अभी भी मिट्टी से ढकी हुई है, इसलिए इसे अभी तक साफ नहीं किया गया है। आप किस तरह के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन देखना चाहते हैं? आइए मेरे बौद्ध मोतियों पर एक नजर डालें। वे तांग राजवंश में असली प्राचीन वस्तुएं थी। छोटे भाई, आइए मेरी चीजों पर नजर डालें और सुनिश्चित करें कि वे प्रामाणिक हैं। जैसे ही हुआन फैंग ने प्रवेश किया और उसे प्राप्त किया, उसे कुछ तेज नजर वाले पैडलर्स ने घूर कर देखा। ये फेरी वाले अक्सर यहाँ स्टॉल लगाते हैं। वे यहाँ अक्सर आने वाले लोगों से परिचित हैं। हुआन फैंग की दृष्टि पहली बार होनी चाहिए। इसके अलावा वो बुरा नहीं है, इसलिए मूर्ख बनना बेहतर है। इसलिए वे सभी हुआन फैंग को घूरते हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 195 सुलेख और पेंटिंग बेचना। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने उत्साही होंगे। क्या उन्होंने स्वयं को शत्रु नेता मान लिया? हुआन फैंग ने भीड़ को एक तरफ धकेला और कहा, मैं यहाँ बेचने आया हूँ, खरीदने नहीं। उसके बाद भीड़ काट गई और तितर बितर हो गई और यहाँ तक कि लोगों ने हुआन फैंग पर शत्रुतापूर्ण निगाहें डाली। आखिर वो भी चीजें बेचते हैं। हुआन फैंग अब ये कहते हैं, ये उनके प्रतिस्पर्धी है, कोई दूसरा पाना नहीं चाहता। हुआन फैंग को इन आंखों की परवाह नहीं है। वैसे भी उनकी यहाँ स्टॉल लगाने की कोई योजना नहीं है। ये लोग चले गए हैं, उसे बहुत आराम महसूस होता है। उसके बाद हुआन फैंग ने यहाँ की सबसे बड़ी प्राचीन वस्तुओं की दुकान के बारे में पूछा। उस आदमी ने शायद अभी अभी हुआन फैंग के शब्द सुने होंगे। अब जब वो हुआन फैंग का सवाल सुनता है तो उसे पता चलता है कि हुआन फैंग अपनी चीजें बेचने के लिए सबसे बड़ी प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जा रहा है। छोटे भाई, मैं तुम्हें मेरी तरह यहाँ बेचने की सलाह देता हूँ। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम हर दिन सैकड़ों या हजारों कमा सकते हो। ये संभव है कि तुम उस दुकान में बेच सकते हो। लोगों की आंखें जहरीली होती हैं। उस व्यक्ति ने हुआन फैंग को सलाह दी कि वो स्पष्ट रूप से सोचता है कि हुआन फैंग भी उनके जैसा ही है। वे सभी नकली सामान बेचते हैं। अगर वे यहाँ बेचेंगे तो धोखा भी दे सकते हैं। जो लोग छोटी छोटी और सस्ती चीजों का लालच करना पसंद करते हैं, अगर वे स्टोर पर जाए तो ये लगभग असंभव है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं पहले इसे आजमाना चाहूंगा, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि उनके दिल में बहुत कुछ नहीं है। आखिरकार वो नहीं जानता कि उसकी चीजें पैसे के लायक है या नहीं और उनकी कीमत कितनी हो सकती है। ये देखकर कि हुआन फैंग ने हार नहीं मानी, उस व्यक्ति ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि हुआन फैंग तब तक हार नहीं मान सकते जब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। इसलिए उसने सलाह देना बंद कर दिया और हुआन फैंग को स्टोर का पता बताया। हुआन फैंग को धन्यवाद देने के बाद वो अपनी पेंटिंग के साथ स्टोर में गया। उसके पीछे कई लोगों ने उसकी पीठ की ओर इशारा किया। जाहिर है उन्होंने सोचा कि हुआन फैंग इस बार केवल खुद को धोखा दे रहा था। बाओलाई पवेलियन जियान स्ट्रीट में सबसे बड़ा प्राचीन वस्तुओं की दुकान है, जिसमें 3 मंजिलें ऊपर और नीचे हैं, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका पैमाना क्या है या इसमें बेची जाने वाली चीजें क्या है। यह इस क्षेत्र में पहला है। इसे देखने के लिए हर दिन कई लोग आते हैं। बेशक हुआन फैंग जैसे कई लोग भी हैं जो चीजें बेचना चाहते हैं। इसलिए जब अंदर के आदमी को हुआन फैंग का उद्देश्य पता चला तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय वो उसे दुकान में विशेषज्ञ मूल्यांकन के पास ले गया। मिस्टर फैंग, मैं आपको फिर से परेशान करने जा रहा हूँ। एक नया मेहमान अभी आया है और सुलेख और पेंटिंग बेचना चाहता है। वह आदमी हुआन फैंग को एक छोटे से कमरे में ले गया और उसमें बैठे एक बूढ़े आदमी से कहा। बूढ़े ने चौड़ा चश्मा पहन रखा है। वो करीब 50 या 60 साल का लग रहा है। उसके पास एक अच्छी आत्मा है, विशेषकर एक जोड़ी आंखें। वो हुआन फैंग को देखता है और परवाह नहीं करता। इसके बजाय वो उस आदमी को बाहर निकालने के लिए अपने हाथ हिलाता है। इसे लाओ। बूढ़े व्यक्ति ने हुआन फैंग से कहा कि सुलेख और पेंटिंग की पहचान करना उसका काम है। बाओलाई पवेलियन में 1 से अधिक मूल्यांकक है। हालांकि उनकी योग्यताएं और क्षमताएं शीर्ष पर है, विशेषकर सुलेख और पेंटिंग में, जिसकी दर्शकों द्वारा बहुत प्रशंसा की जाती है। यहाँ तक कि कई लोग जिन्होंने अन्य स्थानों पर अच्छी सुलेख और पेंटिंग प्राप्त की है, वे पहचान के लिए उनके पास आएंगे। यदि उसके द्वारा पहचानी गई सुलेख और पेंटिंग प्रामाणिक है तो कीमत यह होगी कि उसे हर दिन कई मेहमान मिलते हैं। हालांकि उम्र के कारण यहाँ का बॉस मूल रूप से अपना कार्यभार ठीक से कम करना चाहता था। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सुलेख और पेंटिंग से जुड़ा रहा है और खजाना खोजने के आश्चर्य का आनंद लेता है, इसलिए उसने अपना काम का बोझ कम नहीं किया है। हुआन फैंग ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें दूसरे पक्ष की पहचान नहीं पता थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष उनकी सुलेख और पेंटिंग का मूल्य निर्धारित कर सकता था। पेंटिंग वितरित करने के बाद हुआन फैंग शांत नहीं थे और उन्हें नहीं पता था कि दूसरी पार्टी किस तरह का मूल्यांकन करेगी। जब बूढ़े व्यक्ति ने हुआन फैंग की सुलेख और पेंटिंग को संभाला तो वो शुरुआत में लापरवाह था।
आखिरकार वो हर दिन कई लोगों से मिलता था, पैसा कमाने का सपना देखता था और पहचान के लिए नकली व्यक्ति को ढूंढता था। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि हुआन फेंग एक ऐसा व्यक्ति था। हालांकि पेंटिंग को देखने के बाद उसका मन बदल गया है और उसकी अभिव्यक्ति लापरवाही से गंभीरता में बदल गई है। उसने आश्चर्य से हुआन फेंग की ओर देखा, फिर नीचे पेंटिंग की ओर देखा, यहाँ तक कि पास की मेज पर रखा मैग्नीफायर भी उठा लिया। जब उसने ये देखा तो वह अपने आसपास की स्थिति को पूरी तरह से भूल गया। बहुत देर तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि हुआन फेंग चिंतित थे, उन्होंने दूसरे पक्ष के विचारों को बाधित नहीं किया। हुआन फेंग को एक तरफ खड़ा होना पड़ा और धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि लंबे समय के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना आवर्धक कांच नीचे रखा और हुआन फेंग को देखा। आप कहाँ से आए हैं? बूढ़े ने पूछा। जब मैं खेलने के लिए बाहर गया तो मैंने देखा कि कोई स्टॉल लगा रहा है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। मैंने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि यह कोई सामान्य उत्पाद नहीं होगा, इसलिए मैं इसे पहचान के लिए आज यहाँ लाया हूँ। हुआन फेंग ने लंबे समय से बहानों के बारे में सोचा है। आखिरकार जब वे यहाँ चीजें बेचने आते हैं तो वे सभी चीजों के आने के तरीके पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर रास्ता सही नहीं होगा तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। निस्संदेह वे बहुत अधिक जिज्ञासु नहीं होंगे। इसके बजाय वे चीजों को काले बाजार में बेच देंगे और वे जिस तरह से आ रही है उसकी परवाह नहीं करेंगे। निश्चित रूप से बूढ़े व्यक्ति ने हुआन फेंग की बातें सुनी, लेकिन वो उनकी गहराई तक नहीं गया। उसने बस पूछा और फिर उसने कहा, क्या ये चीज जो तुम हो वो वास्तव में एक उत्पाद है? मास्टर निश्चित नहीं है, हुआन फेंग ने पूछा। यदि दूसरा पक्ष निश्चित नहीं है तो इस चीज के मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इसे बेचा नहीं जाएगा। हुआन फेंग स्वाभाविक रूप से इस पेंटिंग का उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी और उन्हें स्टार्टअप फंड की आवश्यकता थी। ठीक है, ये पेंटिंग थोड़ी अजीब है, मैंने कोई तकनीक नहीं देखी है, बूढ़े ने छिपाया नहीं, सीधे कहा। ओह, हुआन फेंग निराश था और तुरंत पेंटिंग को हटाना चाहता था। क्या आप आज इस पेंटिंग को पहचानना या बेचना चाहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने हुआन फेंग को जाने देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि फिर से पूछा। स्वाभाविक रूप से ये बिक्री के लिए है। ये संयोग ही था कि मैंने इसे उस समय खरीदा। इसे रखना बेकार है, इसलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ, हुआन फेंग ने कहा। तो एक क्षण रुके, बाद में एक अतिथि आएगा, उसके पास सुलेख और चित्रकला पर बहुत शोध है, चलो बाद में इस पर एक नजर डालते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वास्तव में उसके दिल में उसे पहले से ही लगा कि पेंटिंग सामान्य गुणवत्ता की नहीं थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि पेंटिंग का लेखक कौन था जो उसके निर्णय को बहुत प्रभावित करेगा। ये ठीक है, मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना है। हुआन फेंग ने इसके बारे में सोचा और कहा कि अगर वो इसे बेच सके तो ये सबसे अच्छा होगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 196 नीलामी। ओल्ड फेंग, मैं यहाँ हूँ, क्या आपको हाल ही में कोई अच्छी चीज मिली है? जब हुआन फेंग बूढ़े व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा था तो बाहर से सांसों से भरी आवाज आई। तभी कमरे का दरवाजा बाहर से खुला और उसी उम्र का एक बूढ़ा आदमी हुआन फेंग के सामने आया। क्या कोई मेहमान है? पहली बार आगंतुक को हुआन फेंग का स्थान भी मिला, अन्यथा मैं बाहर इंतजार करूंगा। आप अभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। मिस्टर फेंग खड़े हुए और बोले, अंदर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए रुको, क्या हो रहा है? आगंतुक भी अंदर आया और जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। आओ और इस पेंटिंग को देखो, यह इस छोटे से दोस्त द्वारा लाया गया है। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे डर है कि मैं एक अच्छा काम चूक जाऊंगा। आपके पास इस क्षेत्र में शोध है, बस आए और देखे देखना, फैन ने कहा। ओह, आप निश्चित नहीं हैं? ऐसा लगता है कि कुछ लोग पेंटिंग और सुलेख में रुचि रखते हैं, जो पहले जैसी ही प्रतिक्रिया है। फिर हमारी मिस्टर फेंग के साथ गर्मागर्म चर्चा हुई। जब आप यहाँ देखते हैं तो मुझे लगा कि उसके पास बहुत सारी स्याही है। पहले तो यह अचानक था, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। ये बुरा नहीं है, इसके अलावा ऐसा लगता है कि हमने ये तकनीक पहले नहीं देखी है। ठीक है, ये तकनीक सरल लगती है, लेकिन वास्तव में ज्यादातर लोग पेंटिंग नहीं कहते हैं, यहाँ तक कि पेंटिंग करना भी बहुत कठिन है। और यह संरचना किसी अन्य समूह की प्रतीत होती है। क्या आपको कोई आभास है? नहीं, पहले कभी नहीं। पेंटिंग के इर्द गिर्द वे लगातार इसके बारे में बात करते रहे। वे हैरान थे और उनकी आंखों में भ्रम था। वे नई चीजें पाकर भी प्रसन्न हुए। वे हुआन फेंग को पूरी तरह से भूल गए थे। हुआन फेंग को अपनी नाक अजीब लगी और उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। उसने उनके विश्लेषण को देखा, सिर हिलाया और सिर हिलाया। वो पेंटिंग को बहुत महत्व देते थे। क्या वो इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता है? हुआन फेंग के दिल में थोड़ी उम्मीद है, अब उसके पास पैसों की बहुत कमी है। काफी समय बाद उन्होंने चर्चा करना बंद कर दिया। बाद में बूढ़े व्यक्ति ने हुआन फेंग की ओर देखा और उससे फेंग जैसा ही प्रश्न पूछा। हुआन फेंग अभी भी उत्तर था। ईमानदारी से कहूं तो आपकी पेंटिंग तकनीक, इरादे या तकनीक की दृष्टि से बहुत अच्छी है। हालांकि हमने ऐसी तकनीक और तकनीक पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अच्छी नहीं है। इसके विपरीत ये बहुत अच्छी है। अच्छा, आपकी पेंटिंग का एकमात्र नुकसान लेखक सिकामोरे और यह व्यक्ति है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इससे पूरी पेंटिंग के मूल्य पर असर पड़ेगा। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। दरअसल उसने जो सोचा था, मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझसे क्या कहा था। अब मुझे केवल इस बात की परवाह है कि पेंटिंग पर कितना खर्च आएगा। आपकी राय में इस पेंटिंग की कीमत कितनी है? हुआन फेंग ने पूछा। यही उसका उद्देश्य है। क्या आप वास्तव में बेचना चाहते हैं? हालांकि इस पेंटिंग के लेखक अज्ञात है, ये वास्तव में एक अच्छी बात है। यह अभी भी महान संग्रह मूल्य का है। इसे बेचना आसान है और इस तरह के काम को दोबारा ढूंढना आसान नहीं है, पुराना आदमी ने कहा, और फेंग के बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। अभी मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है, इसलिए मुझे पैसों की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे बेच दूं, हुआन फेंग ने कहा। दो बूढ़ों ने सिर हिलाया। चूंकि हुआन फेंग ने ऐसा कहा था, इसलिए वे उन्हें मना नहीं पाएंगे। हालांकि उन्होंने पेंटिंग की उत्पत्ति के बारे में हुआन फेंग की व्याख्या पर विश्वास नहीं किया। वास्तव में वे दोनों हैरान हैं।
इस पेंटिंग में दिखाई गई तकनीकों और कौशल के साथ लेखक को बिना किसी प्रसिद्धि वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्या यह छद्म है? इन दोनों ने सुलेख और चित्रकला पर गहन शोध किया है, लेकिन वे इसका रहस्य नहीं जानते। हुआंग फेंग भी लेखक के बारे में उनके संदेहों को जानते हैं, हालांकि उसके लिए सच बताना कठिन है। यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक इस समय और स्थान में नहीं, बल्कि दूसरे समय और स्थान में है। वे दो बूढ़े लोग शायद उसे मूर्ख समझें। चूंकि आपने इसे बेचने का फैसला किया है, हम आपको रोकेंगे नहीं। मैं बोरेज की ओर से इस पेंटिंग के लिए 5 लाख युआन की पेशकश कर सकता हूं, फैंग ने कहा। जब हुआंग फेंग ने कीमत सुनी तो उसे खुशी हुई कि यह कीमत उसके दिल में पहुंच गई, यहां तक कि उससे भी अधिक हो गई। जब वो वादा करने वाला था तो उसने बूढ़े व्यक्ति को बाद में ये कहते हुए सुना, वादा करने में जल्दबाजी मत करो छोटे दोस्त। 2 दिनों में जियाशेंग नीलामी घर एक नीलामी आयोजित करेगा। भाग लेने के लिए आप ये तस्वीर वहां ले जा सकते हैं। नीलामी में आपको अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। अरे बूढ़े क्यू, मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ मेरे लिए मेज गिराने के लिए नहीं हूँ। और फेंग हंसे और डांटे। लेकिन बाद में फेंग के मुंह में बूढ़े आदमी क्यू ने कहा, आपको बावलाई मंडप के आकार की परवाह नहीं है और आपको इस संग्रह की परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि छोटे भाई के पास वास्तव में पैसे की कमी है। इसके अलावा इसके बाद ही नीलामी में जाकर क्या आप इस चीज का वास्तविक मूल्य देख सकते हैं? आप? फेंग लाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें वास्तव में ज्यादा परवाह नहीं है। हालांकि वह बावलाई पवेलियन में एक मूल्यांकन था, लेकिन वह बावलाई पवेलियन से संबंधित नहीं था। उनके यहाँ आने का कारण सिर्फ इतना है कि उन्हें हर तरह की सुलेख और पेंटिंग देखना पसंद है। इसके अलावा श्री क्यू ने जो कहा वह भी सच है। बोरेज में हर दिन बहुत सारी चीजें आती जाती रहती है और उन्हें लगभग 5 लाख युआन की ऐसी चीज की परवाह नहीं होगी। लेकिन मैं नीलामी घरों से बहुत परिचित नहीं हूँ। हुआंग फेंग ने कुछ शर्मिंदगी में कहा कि वो पेंटिंग को नीलामी घर में ले जा सकते हैं, लेकिन लोग उनकी चीजों को यूं ही नीलामी घर में नहीं जाने देंगे। इसका पर्याप्त मूल्य होना चाहिए। हालांकि फेंग की मांग कीमत 5 लाख है, लेकिन अलग अलग लोगों की नजर में प्राचीन वस्तुएं एक जैसी नहीं है। अन्य लोग सोच सकते हैं कि इसकी कीमत 5 लाख नहीं है, इसके नीलामी में जाने की संभावना अधिक नहीं है। इसके अलावा भले ही इसकी कीमत 5 लाख युआन हो, यह नीलामी में जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं ये कहने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। श्री क्यू ने कहा कि उनके पास कोई अन्य विचार नहीं है। उसने अचानक देखा कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन वो वास्तव में कुछ करना चाहता था जब यह अच्छी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी क्यू, हुआंग फेंग ने जल्दी में कहा। श्री क्यू ने अपना हाथ लहराया और परवाह नहीं की। वो बिल्कुल सही समय पर मिले। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग बहुत पसंद आई। हालांकि उन्हें कुछ प्राचीन सुलेख और पेंटिंग की सराहना करना पसंद था। उन्होंने शायद ही कभी इस पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया हो, इसलिए भले ही वो इसे अपने दिल में पसंद करता हो, उसने हुआंग फेंग को खरीदने की पेशकश नहीं की। उसके बाद श्री क्यू ने हुआंग फेंग को एक दूसरे से संपर्क करने में मदद की और दूसरा श्री क्यू को जानता था, इसलिए वो सीधे सहमत हो गया और हुआंग फेंग को पेंटिंग को कल नीलामी घर में ले जाने के लिए कहा। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट कम विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 197 रेटिंग। बावलाई मंडप से बाहर आने के बाद हुआंग फेंग अच्छे मूड में थे। यदि पेंटिंग 5 लाख युआन में बिकती तो उसे बहुत संतुष्टि होती। आखिरकार पेंटिंग कई चीजों में से एक है। स्टोरेज बॉक्स में कई चीजें बदली हुई हैं, इसलिए 5 लाख युआन भी उसकी तत्काल समस्या का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन हुआंग फेंग बहुत संतुष्ट है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाद में क्यू, वो बूढ़ा आदमी जिससे वो पहले कभी नहीं मिले थे, ने नीलामी घर से संपर्क करने की पेशकश की, जिससे हुआंग फेंग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि वो किसी नीलामी घर में नहीं गया है, फिर भी वो इस पहलू के बारे में जानता है। एक बार जब वो नीलामी में जाता है तो जो अंतिम कीमत उसे मिलती है वो अक्सर उसके अपने मूल्य से अधिक होती है। इसलिए श्री फेंग द्वारा मूल्यांकन की गई इस पेंटिंग की अंतिम कीमत शायद 5 लाख युआन से अधिक है। हुआंग फेंग को यकीन नहीं है कि वो कितनी अधिक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नीलामी में जाने वाले किसी भी व्यक्ति की पेंटिंग में रुचि है या कितनी। बाद में हुआंग फेंग ने धन्यवाद के प्रतीक के रूप में 2 बूढ़े लोगों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करने की पेशकश की। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया। हुआंग फेंग और वे दोनों बहुत परिचित नहीं हैं, इसलिए इस पर जोर देना आसान नहीं है। हालांकि हुआंग फेंग का दिल दोनों के साथ रिश्ते को गहरा करने का है। आखिरकार उसके पास भंडारण बॉक्स का कारण है और भविष्य में उसे मिलने वाली समान चीजें दुर्लभ नहीं होनी चाहिए। कुछ प्राचीन वस्तुओं की दुकानों का उसके साथ संबंध है और बाद में चीजें बेचना उसके लिए सुविधाजनक है। आखिरकार नीलामी बार बार नहीं होगी, इस बार तो यह उसकी अच्छी किस्मत से ही हो गया। इसलिए इस बोरेज के साथ हुआंग फेंग का भविष्य में संपर्क कम होने की संभावना नहीं है, इसलिए संबंध बनाए रखा जाना चाहिए। बोरेज से बाहर आने के बाद हुआंग फेंग ने समय देखा। ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी नहीं थी, इसलिए वो उस स्थान पर जाने के लिए तैयार था जहां उसने सुयुमो के साथ अपॉइंटमेंट लिया था। और सुयुमो इस समय अपने कमरे में कपड़ों के ढेर के बारे में चिंता कर रही है। आज के रात्रिभोज के लिए वो नहीं जानती कि हुआंग फेंग क्या सोचता है। वैसे भी वो इसे अपनी पहली डेट के रूप में बहुत महत्व देती है, इसलिए वो सभी विवरणों के बारे में लापरवाह नहीं होना चाहती। सुयुमो कपड़े पहनने में बहुत अच्छी नहीं है। वो आमतौर पर ज्यादातर समय ऑफिस यूनिफॉर्म पहनती है। अगले दरवाजे जी मिंगजियाओ के पास इस पहलू में कुछ प्रतिभा है। हालांकि अगर वो जानती है कि शाम को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए उसे कपड़ों की चिंता है तो वो इसके बारे में नहीं सोचेगी। चुनना चुने। सुयुमो ने अंततः कुछ फीते वाली एक सफेद पोशाक चुनी। इसे पहनने के बाद पूरा व्यक्ति एक शुद्ध कॉलेज छात्र की तरह होता है जिसने अभी अभी स्कूल छोड़ा है। उसने कई वर्षों तक काम किया है। उसके बाद सुयुमो फिर से दर्पण के सामने बैठ गई और मेकअप करने लगी। क्योंकि इस बार उसने जो कपड़े चुने वे शुद्ध थे, इसलिए उसने केवल हल्का सा ही पहना, लेकिन उसने सामान्य से अधिक ध्यान दिया। नहीं, अब लगभग समय हो गया है। सुयुमो का मेकअप खत्म होने के बाद वो समय देखता है और पाता है कि वो नियुक्त परिवार में पहुंचने वाला है। सुयुमो ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर चला गया।
और जब सु यूमो कमरे से बाहर निकली तो जी मिंगजियाओ जो बगल में था भी बाहर आ गया। जब उसने सु यूमो की शक्ल देखी तो वो दंग रह गई। बहन यूमो, तुम आज बहुत सुंदर हो। मैं पुरुष क्यों नहीं हूँ? उस स्थिति में मैं बहन यूमो से शादी करूंगा, जी मिंगजियाओ ने कहा। आप शरारती हैं, सु ने जूते पहनते हुए कहा। जी मिंगजियाओ ने सु यूमो को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक कहा, अरे बहन यूमो, ऐसा लगता है कि आपका संयोजन सही नहीं है। है ना, क्या गलत है? समस्या क्या है? सु यूमो ने आधे दिन के लिए अपने कपड़े चुने थे। उसे अपने ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था। अब वो जी मिंगजियाओ की बात से और भी अधिक घबरा गई है। हाँ, बहन यूमो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम आज रात बहुत सुंदर हो। कोई भी आदमी तुम्हें देख ले, उसकी आंखें नहीं खुलेंगी, जी मिंगजियाओ ने कहा। सु यूमो ने उसे एक सफेद आंख दी और जूते पहनना जारी रखा। बहन यूमो, बस मुझे बताओ कि तुम आज रात किससे मिलने जा रही हो? मैं अभी उत्सुक हूँ। मुझे नहीं पता कि किसके पास इतना बड़ा आकर्षण है जो बहन यूमो को इतना महत्व देता है। मैंने कभी नहीं देखा जिस तारीख को आप इतना महत्व देते हैं। इससे पहले जब आपके परिवार ने आपकी ब्लाइंड डेट तय की थी, मैंने आपको इतने ध्यान से कपड़े पहनते नहीं देखा था, जी मिंगजियाओ ने कहा। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मैं पहले जाऊंगा। सु यूमो के समाप्त होने के बाद वो सीधे चले गए। हालांकि जी मिंगजियाओ उसका अनुसरण करना चाहती है। उसने आज शाम तांग मिक्स्यू के साथ एक नियुक्ति की है। इसके अलावा कई अन्य समृद्ध दूसरी पीढ़ी, आधिकारिक दूसरी पीढ़ी आदि भी हैं। इसलिए भले ही वो उत्सुक हो, वो उसका अनुसरण नहीं कर सकती। जब बहन यूमो वापस आएगी तो मुझे उससे अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। अफसोस, बहन यूमो आज रात वापस नहीं आएगी। खैर, वो नहीं आएगी। बहन यूमो इतनी सामान्य व्यक्ति नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि एक का आईक्यू प्यार में पड़ी महिला नकारात्मक होती है। स्मार्ट बहन यूमो भी मूर्ख नहीं होगी। जी मिंगजियाओ अकेले ही सोचती है, फिर अभी भी जल्दी नहीं है और वो बाहर चली जाती है। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। हालांकि सु यूमो जल्दी में था, वो नियत समय से देर से उस स्थान पर पहुंचा। ये ठीक है, मैं जल्दी में हूँ, हुआंग फैंग ने कहा कि हालांकि उन्हें अकेले लड़कियों को डेट करने का अनुभव नहीं था, ये सिर्फ इतना था। ऐसा लगता है कि डेटिंग करते समय लड़कियां अक्सर देर से आती हैं, खासकर उन खूबसूरत महिलाओं को जाने से पहले मेकअप करने में बहुत समय लगेगा बाहर। बेशक हुआंग फैंग के दिल में रात के खाने की स्थिति एक तारीख नहीं है, लेकिन यह उसे मन में एक दूसरे की तैयारी के लिए इंतजार करने के लिए प्रभावित नहीं कर सकता है। और तो और सु यूमो की उपस्थिति वास्तव में हुआंग फैंग की आंखों को चमका देती है और वो अपनी आंखें हिला भी नहीं पाता है। सु यूमो ने भी स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग की आंखों को महसूस किया और अपने दिल में थोड़ा खुश हुआ, ये सोचकर कि उसका दिल व्यर्थ नहीं था। मुझे नहीं पता कि आपको क्या खाना पसंद है, इसलिए कोई ऑर्डर नहीं है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। हुआंग फैंग ने सु यूमो को मेनू सौंपा और कहा कि उनका वर्तमान रेस्तरां एक मध्यम आकार का चीनी रेस्तरां है और उन्होंने किसी भी पश्चिमी रेस्तरां में जाने का विकल्प नहीं चुना है। हालांकि सु यूमो की पहचान को देखते हुए हुआंग फैंग के पास ऐसा रेस्तरां चुनने का अच्छा विचार नहीं था जो बहुत खराब हो। सु यूमो को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि हुआंग फैंग कहाँ खाना पसंद करता है। सच कहूं तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो कई अच्छे होटलों में जा चुकी है। हुआंग फैंग के हाथ में मेनू लेने के बाद सु यूमो ने लापरवाही से कुछ ऑर्डर किया और फिर यह खत्म हो गया। हुआंग फैंग ने कुछ और ऑर्डर करना जारी रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सु, मेरे पैसे बचा रहे हैं। इस रेस्तरां की कीमत बहुत महंगी नहीं है, मैं अभी भी इसे खरीद सकता हूँ। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम किराया भी नहीं दे सकते? अब तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे हैं। इस भोजन के बारे में क्या ख्याल है? सु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैंने हाल ही में कुछ व्यवसाय किया है और कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 198 आभूषण वितरण। सु यूमो ने सिर हिलाया, लेकिन यह नहीं पूछा कि हुआंग फैंग क्या व्यवसाय कर रहा है, हालांकि वह उत्सुक थी। वैसे यह आपके लिए है। वेटर को मेनू देने के बाद हुआंग फैंग बाहर गया और सु यूमो को ब्रोकेट बॉक्स दिया जो लंबे समय से तैयार किया गया था। क्या? सु यूमो ने पहली बार में इसे नहीं उठाया, लेकिन संदेह में पूछा। बस इसे खोलो और देखो, हुआंग फैंग ने कहा। सु यूमो थोड़ा झिझक रही है। हुआंग फैंग उपहार देने वाली पहली विश्वलैंगिक नहीं है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में उसे विपरीत लिंग से बहुत सारे उपहार मिले हैं, जिनमें फूल, प्रेम पत्र, आभूषण, स्पोर्ट्स कार आदि शामिल हैं। हालांकि अंत में उसे वे प्राप्त नहीं हुए। इस ब्रोकेट बॉक्स को देखकर, हालांकि इसे अभी तक खोला नहीं गया है, सु यूमो ने अनुमान लगाया कि यह आभूषण होना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता कि यह हार है या अंगूठी या बाली है। किसी विषमलैंगिक द्वारा भेजी गई इस तरह की चीज का अक्सर कुछ विशेष अर्थ होता है। इसके बारे में मत सोचो, मैं सिर्फ उन कपड़ों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुझे पिछली बार दिए थे। मैं अब आपको कुछ दूंगा। हुआंग फैंग ने यह भी देखा कि सु यूमो कुछ जटिल सोच रहा था, इसलिए उसने समझाया, आपने हमें पहले ही रात्रि भोज पर आमंत्रित कर दिया है, क्या आप आभारी हैं? सु यूमो ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों। हुआंग फैंग का स्पष्टीकरण सुनकर वो निराश हो गई। इसके अलावा मैं पहले ही कह चुका हूं कि आखिरी चीज मूल रूप से मेरे दोस्त को दी गई थी, लेकिन वो विदेश चला गया। अफसोस की बात है कि उसने इसे फेंक दिया, इसलिए मैंने इसे आपको दे दिया। तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरा उपयोग केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, और लड़कियों में मैं तुम्हें सबसे अच्छे से जानता हूं। यदि तुम यह नहीं चाहती हो तो मैं इसे केवल फेंक सकता हूं, हुआंग फैंग ने कहा। सु यूमो का दिल धड़क रहा है। क्या वो हुआंग फैंग की सबसे परिचित लड़की है? जैसे कि कंपनी में हुआंग फैंग को नहीं देखा और कौन सी लड़की करीब जाती है। आमतौर पर कोई विषमलैंगिक दोस्त नहीं होते हैं। सु यूमो को थोड़ी खुशी महसूस हुई और उसने कहा, इसे फेंकना अफसोस की बात है, इसलिए इसे मुझे दे दो। सु यूमो ने ब्रोकेट बॉक्स खोलते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा स्तब्ध रह गया। बहुत सुंदर।
हुआंग फेंग को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जब उसने पहली नजर में पेंडेंट देखा तो वो लगभग प्रतिक्रियाशील था और वो अभी भी एक आदमी था, इसलिए हम इस चीज की सुंदरता देख सकते हैं। सु युमो की निगाहें ब्रोकेट बॉक्स में लगे पेंडेंट पर पूरी तरह से आकर्षित हो गई हैं। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह चीज सस्ती नहीं होनी चाहिए। वो हुआंग फेंग की स्थिति के बारे में भी जानती थी। वो उस स्थान पर गई जहां हुआंग फेंग पहले रहता था। उसकी शर्त पर यह चीज खरीदना बहुत महंगा होगा। सु युमो ने इस ब्रोकेट बॉक्स को पहले अपने कब्जे में लेने का कारण यह था कि इसमें मौजूद चीजें सिर्फ साधारण गहने थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह बहुत महंगा है, मुख्यतः क्योंकि हुआंग फेंग के पास दिल था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुआंग फेंग उतना सस्ता नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। नहीं, मैं नहीं कर सकता। सु युमो ने ब्रोकेट बॉक्स को हुआंग फेंग की ओर बढ़ाया। क्यों नहीं? हुआंग फेंग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत महंगा है। सु युमो ने सिर हिलाया और कहा, क्या मूल्यवान है? यह मूल्यवान नहीं है। पिछली बार आपने मुझे जो चीजें भेजी थी यह उससे बहुत सस्ती है। वास्तव में पेंडेंट की कीमत लगभग उतनी ही है जितनी पिछली बार सु युमो ने उसे दी थी। पिछली बार जब मैंने तुम्हें कुछ दिया था तो मैं बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता था। मुझे बस उन चीजों से निपटना था। सु युमो ने कहा, इसके अलावा आपका पेंडेंट सस्ता नहीं होना चाहिए। फिर उसने पेंडेंट को फिर से देखा। सु युमो ने अपने परिवार के कारणों से छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारे आभूषण देखे हैं। इस संबंध में उनमें निर्णय लेने की क्षमता है। हुआंग फेंग ने कहा कि यह आसान है, लेकिन इस पेंडेंट की कीमत सस्ती नहीं है। हालांकि मोती और रात्रि मोती दर्जनों या लाखों हैं, फिर भी उनमें से दसियों, सैकड़ों या लाखों भी हैं। यदि वे इससे परिचित नहीं हैं, तो सामान्य लोग वास्तव में उन्हें अलग नहीं कर सकते। हालांकि सु युमो के पास स्पष्ट रूप से इस संबंध में कुछ दृष्टिकोण है। मुझे कहना होगा, मैंने बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया, विश्वास करें या न करें, हुआंग फेंग ने कहा। सु युमो अपना सिर हिलाती है और जाहिर तौर पर उसे विश्वास नहीं होता। वो सोचती है कि हुआंग फेंग ने उसे पेंडेंट स्वीकार करने के लिए ऐसा कहा था। वास्तव में हुआंग फेंग ने अभी तक पैसा खर्च नहीं किया है। ठीक है, मानो या न मानो, ये स्पष्ट रूप से केवल महिलाओं के लिए है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे केवल फेंक सकता हूँ। हुआंग फेंग ने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की, क्योंकि उन्हें समझाना भी आसान नहीं था। उसने या तो झूठ बोला या स्टोरेज बॉक्स के अस्तित्व की बात कही। जाहिर है इन दोनों में से कोई भी बयान बहुत अच्छा नहीं है। हुआंग फेंग के शब्दों को सुनने के बाद सु युमो ने उसे एक सफेद रूप दिया, जो पिछली बार उसने उससे जो कहा था उसके समान है। अब हुआंग फेंग ने उसका उपयोग किया है। हुआंग फेंग ने भी सु युमो की सफेद आंखें देखी और कंधे उचकाए। ये कुछ डॉलर के लायक नहीं है। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है। ये पहली बार है कि मैंने किसी लड़की को कुछ भेजा है। क्या वह सही है? सु युमो को इस पर विश्वास नहीं है। बेशक मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आप लियांगाजी से पूछें। ओह, ये वही लड़का है जिससे हम पिछली बार बैले के स्टोर पर मिले थे। हम भाई हैं। वह इसे साबित कर सकता है। हुआंग फेंग ने कसम खाई। ठीक है, मैं ले लूंगा, सु युमो ने झिझकते हुए कहा। लेकिन क्या आप नेता को रिश्वत दे रहे हैं? कहते कहते खत्म हो गए, खुद भी मुस्कुरा दिए। हाँ, निश्चित रूप से। मैं अभी अभी प्रबंधक बना हूँ। यदि मैं निश्चित रूप से शांत बैठना चाहता हूँ तो मैं नेता को खुश करना चाहता हूँ। हुआंग फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इस समय व्यंजन परोसे जाने लगे। उन दोनों ने खाना खाया और बातें की। सु युमो को पेंडेंट के मूल्य की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि पेंडेंट बहुत मूल्यवान लग रहा था, लेकिन जो उसे पहले मिला था वह इस पेंडेंट से अधिक महंगा था। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। और इस बार उसने इसे क्यों स्वीकार किया, इसका मुख्य कारण यह है कि दूसरी पार्टी हुआंग फेंग है। यह पहली बार है जब हुआंग फेंग ने उसे कुछ भेजा। उसे थोड़ी परवाह है और स्वाभाविक रूप से वह इसे मना नहीं करना चाहती। वैसे आपने क्या किया है? क्या आपने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है? सु युमो ने पूछा। पहले तो वह पूछना नहीं चाहती थी। हालांकि ये स्पष्ट है कि हुआंग फेंग को पहले जैसी शर्मिंदगी नहीं हुई। इसके अलावा वह इतनी महंगी चीजें भी भेज सकता है। जाहिर है उसने सचमुच बहुत धन कमाया। हालांकि हुआंग फेंग ने कहा कि पेंडेंट की कीमत ज्यादा नहीं थी। सु युमो ने इस पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, फिलहाल इसे गुप्त रखो, हुआंग फेंग ने कहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह कैसे कहना है। यह रहस्यमय है, इसे मत भूलो, लेकिन तुम अमीर हो और कंपनी नहीं छोड़ना चाहोगे। सु युमो ने लापरवाही से पूछा। सब फिक्शन zp.co तेज अपडेट कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 199 प्रथम रहें। हुआंग फेंग ने सु युमो की बातें सुनी, लेकिन वह दंग रह गए। पहले वह वास्तव में तियानजियाओ समूह को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार जहां वह काम करता था वहां से यहां इलाज बेहतर है। स्वाभाविक रूप से वह जाने के लिए अनिच्छुक है। फिर जब उसे स्टोरेज बॉक्स मिला तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उस समय स्टोरेज बॉक्स उसके लिए बहुत अधिक पैसे नहीं लाता था, इसलिए वह अभी भी अपने वेतन का इंतजार कर रहा था। लेकिन बाद में यह अलग था। भंडारण बक्से में सबसे पहले उसके लिए उच्च मूल्य के 2 रात्रि मोती आए और फिर वहां एक पेंटिंग थी। बोरेज की कीमत 5 लाख युआन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, जो नीलामी में प्रवेश करने के बाद अधिक होनी चाहिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों के साथ भी वह पहले छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वे सभी एक ही हथौड़े से बिक जाती हैं और उन्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास अभी भी एक ठोस नौकरी है और नौकरी थकाऊ नहीं है। हालांकि आज दोपहर को जो पैम्फलेट मिला उसमें हुआंग फेंग के मन में पहली बार कंपनी छोड़ने का विचार आया। आखिरकार अगर उस चीज का अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो वह हर समय पैसा कमा सकती है और यह उसके भविष्य के करियर के रूप में किया जा सकता है। यदि वह उन चीजों का उत्पादन करना चाहता है तो उसे कंपनी छोड़नी होगी और उत्पादन करने के लिए कोई फैक्ट्री खरीदनी या किराए पर लेनी होगी। उस स्थिति में मेरे पास इस तरह काम करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और मेरी ऊर्जा उत्पादन पर खर्च होगी और सीवेज उपचार उपकरणों की बिक्री। क्या तुम सच में नहीं जा रहे हो, है ना?
सु यूमो ने हुआन फैंग की प्रतिक्रिया देखी और उसका दिल भी उछल पड़ा। उसने तुरंत पूछा, जाहिर है वह नहीं चाहती थी कि हुआन फैंग चले जाएं। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास यह विचार है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हुआन फैंग ने ध्यान से पूछा। बिल्कुल नहीं, सु यूमो ने सीधे तौर पर मना कर दिया। आपने आज दोपहर एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आप इतनी जल्दी नहीं जाना चाहते हैं क्या? आप जब अनुबंधों की बात आती है तो मुझे अभी भी कुछ संदेह है। मैं उन पर दोबारा हस्ताक्षर कैसे कर सकता हूं? हुआन फैंग ने अपने संदेह पूछे। मैं इस स्थिति से डरता हूं। हालांकि हमने पहले जो सोचा था वह ये था कि हमें डर था कि अन्य कंपनियों द्वारा आपका शिकार किया जाएगा, इसलिए हमने बस एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और परिसमाप्त हर्जाना निर्धारित किया। इसके अलावा ये काफी अधिक था, कहा सु यूमो। हुआन फैंग ने उसे मैं के बजाय हम कहते हुए नहीं सुना। उन्होंने आश्चर्य से कहा, मैं कोई विशेष प्रतिभा नहीं हूं, अन्य कंपनियां मुझे कैसे खोज सकती हैं? क्या तुम अब भी जाना चाहते हो? सु यूमो ने कहा, बेशक वह ये नहीं कह सकती कि वह नहीं चाहती थी कि हुआन फैंग चले जाएं, इसलिए उसने ऐसा किया। जी मिंगजियाओ ने ऐसा क्यों किया या यहाँ तक कि उसने इसकी पेशकश क्यों की, सु यूमो बहुत स्पष्ट नहीं है। हुआन फैंग निःशब्द है। ये संयोग ही है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें पैम्फलेट घर पर मिला। अगर उन्हें ये पहले मिल गया होता तो उन्होंने फिर से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होते। चलो इसके बारे में बात करें। हालांकि उन्होंने अनुबंध भी देखा। यद्यपि परिसमाप्त क्षति अधिक है, वे आसमान से अधिक नहीं है। यदि आप वास्तव में जाना चाहते हैं तो परिसमाप्त क्षति का भुगतान अभी भी किया जा सकता है। केवल आपके पास सीवेज उपचार उपकरण बनाने के लिए पैसे की कमी है, इसलिए आपके पास परिसमाप्त क्षति का भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इसके अलावा सु यूमो के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। यह एक अच्छे दोस्त का रिश्ता है। यदि वह वास्तव में छोड़ने के लिए निर्धारित हर्जाना चुकाता है तो सु यूमो का दिल दुखी होगा। दोनों में से किसी के भी दोस्त नहीं है। ये सोचकर हुआन फैंग को सिरदर्द होने लगा। उन्होंने पहले इस स्थिति के बारे में नहीं सोचा था। अब सु यूमो स्पष्ट रूप से नहीं चाहती कि वह चले जाए। वह क्या करे? ठीक है, आप छोड़ना नहीं चाहते। ईमानदारी से एक सुरक्षा प्रबंधक बने। यदि आप अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगा। सु यूमो ने कहा कि वह हुआन फैंग के छोड़ने के विचार से छुटकारा पाना चाहती थी। अब उसे जी मिंगजियाओ की दूरदर्शिता की कुछ प्रशंसा है। यदि यह नव हस्ताक्षरित अनुबंध नहीं होता तो हुआन फैंग शायद चले गए होते। लेकिन अब हुआन फैंग के पास कुछ पैसा है, लेकिन ये परिसमाप्त क्षति का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। बेशक अगर सु यूमो को पता होता कि जी मिंगजियाओ ने अपना अनुबंध बदल दिया है और परिसमाप्त हर्जाने की संख्या बहुत बढ़ा दी है तो उसे अब और चिंता नहीं होगी। जब तक कंपनी ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया, हुआन फैंग नहीं जा सकेंगे। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। वैसे भी उन्होंने अभी तक फंड शुरू नहीं किया है और जल्दी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि वह वास्तव में छोड़ना चाहता है तो सु यूमो को उसके साथ समाप्त हर्जाना मांगने की जरूरत नहीं है। सु यूमो को यह देखकर राहत मिली कि हुआन फैंग ने कुछ समय के लिए यह विचार छोड़ दिया है। हालांकि वह थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। वह सोचता है कि हुआन फैंग को रखना और उसके विकास में देरी करना उसके लिए बुरा होगा। आखिरकार अपनी कंपनी में सुरक्षा गार्ड होने के अलावा उन्हें अन्य चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उस स्थिति में वह चाहता है कि कंपनी में एक अच्छा विकास आसान न हो। भूल जाओ, कुछ समय के बाद आप उसके साथ रिश्ता सुलझा सकते हैं और फिर आप उसे रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप स्वार्थी नहीं हो सकते और उसके विकास में देरी नहीं कर सकते। सु यूमो ने मन ही मन सोचा कि अब वह जानती है कि उसके मन में हुआन फैंग के बारे में कुछ विचार हैं, लेकिन विचार कितने मजबूत हैं वह खुद इसका अंदाजा नहीं लगा सकती और वह नहीं जानती कि हुआन फैंग क्या सोचता है। इसलिए वह नहीं चाहती कि हुआन फैंग अब जाए। उस स्थिति में ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। यदि हुआन फैंग कंपनी में है तो कम से कम वे कुछ तरीकों से एक दूसरे से मिल सकते हैं और अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हुआन फैंग और सु यूमो खिड़की के पास बैठे हैं। जब वह खिड़की की ओर देखता है तो उसे एक परिचित आकृति दिखाई देती है। क्या बात। सु यूमो खिड़की से बाहर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं, देखो एक पगली। हुआन फैंग ने कहा कि जिस आदमी को उसने अभी देखा था वो वही महिला थी जिसने उसे आज फुटबॉल मैदान पर रोका था। पगली। सु यूमो कुछ संदेह के साथ फिर से खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिला है। ठीक है, वो जो भी है, चलो खाते रहो, हुआन फैंग ने कहा। डोंट मिक्स यू, मैंने कहा कि तुम सच में जल्दी में हो। तुम इतनी दूर से सिर्फ एक शौकिया फुटबॉल मैच देखने के लिए आते हो। जैसे ही जी मिंगजियाओ चली, उसने अपने आसपास की खूबसूरत महिलाओं से कहा कि यह खूबसूरत महिला तांग मुक्सू है जो आज सम्राट की राजधानी से आई है। टैंग मक्सियो का आकार लगभग जी मिंगजियाओ के समान है, लेकिन वह जी मिंगजियाओ की तुलना में अधिक परिपक्व और आकर्षक लगती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पानी से भरी हैं और भावनाओं से भरी हैं। ऐसा लगता है जैसे वे ये देखने के लिए डिस्चार्ज हो रहे हैं कि वे कौन है। उसके परी जैसे चेहरे और शैतान जैसी आकृति के साथ मेरी प्रेमिका को सजा मिलने के दौरान कई पुरुष उसे घूरते रहे। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट कम विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 200 से सड़क पर ले आओ। लोमड़ी। जी मिंगजियाओ ने भी इस स्थिति को स्पष्ट रूप से पाया। फुसफुसाते हुए कहा कि यद्यपि वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो तांग मिक्सियो जितनी सेक्सी और परिपक्व नहीं थी। यह मेरा आकर्षण है। इस अपरिपक्व लड़की से ईर्ष्या करना आपके लिए बेकार है, टैंग मिक्सियो ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन साथ ही पास से गुजर रहे एक आदमी की तरफ देखकर आंख मारी। उस आदमी को शायद इस तरह के संबंध की उम्मीद नहीं थी। पैर लड़खड़ा गया, लगभग गिर गया, जिससे टैंग मिक्सियो इस बार सीधे हंसने लगा। आदमी की आंखें गिरने वाली हैं। तुम पुरुषों को बहकाना चाहती हो, मेरे सामने मत आओ, तुम परेशान हो, जी मिंगजियाओ ने कहा। मैं बहकाया नहीं गया हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत आकर्षक हूँ। टैंग को जी मिंगजियाओ की नापसंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
मुझे आपको रात्रिभोज पर आमंत्रित करने का अफसोस है। मुझे पता था कि मैं बहन यूमो के साथ जाऊंगा, जी मिंगजियाओ ने असंतुष्ट चेहरे के साथ कहा। जी मिंगजियाओ को सु यूमो का जिक्र करते हुए सुनकर तांग मुक्सु को उस परिचित आकृति के बारे में याद आया जो उसने अभी देखी थी। बहन यूमो के पास आपके साथ समय है। सु यूमो तांग मिक्स्यू से कुछ महीने बड़ी है, इसलिए तांग मिक्स्यू भी अपनी बहन को बुलाना चाहती है। आपका क्या मतलब है? जी मिंगजियाओ को टैंग मिक्स्यू का मतलब समझ नहीं आया और उसने पूछा। कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम छोटी लड़की के पास प्यार करने के लिए कोई नहीं है और बहन यूमो के पास आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तांग मुक्यू ने कहा। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, बहुत सारे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, जी मिंगजियाओ ने बिना आश्वस्त हुए कहा। हालांकि कई लोग बहन मो का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। कोई नहीं, टैंग मिक्स्यू से पूछा, क्या उसने इसे गलत पढ़ा है? ये होना चाहिए, जी मिंगजियाओ ने कहा। लेकिन हाल ही में बहन यूमो को एक स्थिति का सामना करना पड़ा है। वो आज एक आदमी के साथ खाना खाने के लिए बाहर गई थी। उसने एक आदमी के साथ अकेले खाना खाया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं खाया। ओह, वैसे उसने मुझसे माफी मांगने के लिए कहा आपसे, और आपसे कल रात का भोजन करने के लिए अनुरोध करता हूँ। मैंने इसे गलत नहीं पढ़ा, तांग मुक्यू ने खुद से कहा। क्या जी मिंगजियाओ ने नहीं सुना कि वो क्या कह रही थी? कुछ नहीं, चलो। टैंग ने यह नहीं बताया कि उसने अभी अभी अपने बगल वाला रेस्तरां देखा था। सु यूमो एक आदमी के साथ खाना खा रही थी। उसने सोचा कि वो गलत थी। सु यूमो ऐसे रेस्तरां में कैसे खाना खा सकती है? इसके अलावा वो एक आदमी के साथ अकेली थी। अब जब उसने जी मिंगजियाओ की बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया। केवल तांग मुक्सु को सु यूमो के सामने बैठे व्यक्ति में दिलचस्पी होने लगी। हालांकि सु यूमो उन तीनों में से एक है, उसका स्वभाव सबसे अच्छा है और वो सभी के प्रति दयालु है। इसका मतलब यह नहीं है कि उससे संपर्क करना और उसका पीछा करना आसान है। वास्तव में कुछ पहलुओं में तीनों में से सु यूमो तक पहुंचना सबसे कठिन है। वो सतह पर दयालु है, लेकिन वो दिल से दयालु है उन लोगों के लिए जो जानबूझकर उसके करीब आते हैं, रक्षा की एक पंक्ति स्थापित करते हैं। अब सु यूमो एक आदमी को डेट कर रही है। तांग मुक्यू स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की पहचान के बारे में उत्सुक है। हालांकि वे वास्तव में ऐसे रेस्तरां में खाना खाते हैं। जाहिर है आदमी का घर बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। ये सचमुच दिलचस्प है, टैंग मिक्स्यू ने चुपचाप सोचा। अरे जल्दी मत करो, मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा था कि तुम इतनी दूर जियांगजू क्यों आए और तुमने बताया क्यों नहीं। जी मिंगजियाओ ने 2 चरणों के बाद तांग मिक्स्यू से पूछना जारी रखा। मैं पहले तुम्हें खुद को मूव बनाते हुए देखना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने और अधिक हासिल कर लिया है। टैंग मिक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी मुस्कान, यहाँ तक कि एक महिला के रूप में जी मिंगजियाओ भी थोड़ी असहनीय थी। फॉक्स स्पिरिट, जी मिंगजियाओ ने फिर से कहा। तांग मिक्स्यू से यह पूछना भूल गई कि उसके बड़े लाभ क्या थे। 2 लोग पास के होटल में प्रवेश करते हैं। कुछ अन्य लोग जिन्हें वे जानते हैं वे पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपका मतलब ये है या नहीं? अंधेरे तहखाने में हल्की हल्की कराहे हैं। भाई बियाओ ने बिल्कुल यही बनाया है। इस दौरान उसे ऊपर नीचे उछाला गया। कोई अच्छी जगह नहीं है, हर जगह कोड़े के निशान है। अगर ये लोग नहीं चाहते कि वो मर जाए तो वो टिक नहीं पाता। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो भेड़िया भाई कौन है, भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं नहीं जानता। भाई प्यूमा की कमजोर आवाज आई। कृपया मुझे जाने दो, मैं वास्तव में नहीं जानता। अंकल ली स्टूल पर बैठे हैं, भाई बियाओ को देखकर भौहें चढ़ा रहे हैं, जबकि लिन जिचिंग उनके पास खड़े हैं। उनका चेहरा स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। अंकल ली, वो वास्तव में नहीं जानते होंगे। यह आदमी दर्द और मौत से डरता है। अगर उसे ये पता होता तो वो इसे लंबे समय से कहता रहता। लिन जिचिंग ने अंकल ली के कान में फुसफुसाया। अंकल ली ने अनिश्चितता से सिर हिलाया। भाई बियाओ के चरित्र के बारे में जानने के बाद, हालांकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति बाहर आएगा और दूसरों के साथ घुल मिल जाएगा। वो वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कोई आधार नहीं था और वो मृत्यु से डरता था। अगर उसे ये पता होता तो वह ऐसा करता। हालांकि यह पुष्टि हो गई है कि वो नहीं जानता है, उसे जाने देना असंभव है। आखिरकार टोंगजिया अभी भी अपनी मौत की खबर का इंतजार कर रहा है। टोंगजियान ने उनसे कई बार आग्रह भी किया है, उसे सड़क पर ले चलो। अंकल ली ने हल्के से कहा, यह मुर्गे को मारने जैसा है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना चाहता हूँ, मैं जो जानता हूँ वो तुम्हें बता चुका हूँ। तुम मुझे जाने दे सकते हो। मैं जियांगजू और कीशिंग को तुरंत छोड़ने का वादा करता हूँ। मैं नहीं जानता, मैं मरना चाहता हूँ। जब भाई बियाओ ने अंकल ली की बातें सुनी तो वो डर गया और रोने लगा। वो कभी भी रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति नहीं था और वो मृत्यु से डरता था। जब वो सिर्फ घुलने मिलने के लिए बाहर आया था तो शायद उसे डर नहीं लगा होगा, लेकिन एक अच्छे जीवन का आनंद लेने के बाद वो मौत से डर गया था। हालांकि उसकी दया की भीख का कोई असर नहीं हुआ। लिन जिचिंग उसकी पीठ के पास आया, उसे स्लीक से नीचे उतारा और फिर उसका दम घोटने के लिए उसके मुंह और नाक को अपने हाथों से ढक दिया। भाई बियाओ स्पष्ट रूप से इस स्थिति को जानते हैं। वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करता है। हालांकि उसकी ताकत लिन जिचिंग जितनी बड़ी नहीं है। इस अवधि में उसे लगातार यातना दी गई और लंबे समय तक उसके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। परिणामस्वरूप उसके संघर्ष की ताकत छोटी और छोटी होती जा रही है, लेकिन उसका दोहरा झटका बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। वो अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ लिन जिचिंग को देखता है। हालांकि लिन जिचिंग के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं है और प्यूमा केवल अनिच्छा के साथ अपनी अंतिम सांस ले सकता है। उसके शरीर का निपटान कर दो, अंकल ली ने कहा। क्लब में क्या दिक्कत है? मैं केवल उसका फिगर देख सकता हूँ, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता। इसके अलावा क्लब के लोगों को उसकी शक्ल याद नहीं है। वहाँ हर दिन कई लोग आते जाते रहते हैं। हालांकि 2 युवतियां हैं जो उन्होंने कहा कि जब वे बच्चों के कमरे में गए तो गलती से एक अजीब आदमी के साथ चल रहे थे, लेकिन वो आदमी सिर झुकाकर चल रहा था। उस समय ज्यादा कुछ नहीं सोचा। अब ऐसा लग रहा है कि वो आदमी भाई हो सकता है, भेड़िया। लिन जिचिंग अंकल के पास आया रिपोर्ट करने के लिए ली का पक्ष। सब फिक्शन ZP.co, तेज अपडेट, कम विज्ञापन।